क्लास को हम लोग आगे ले चलते हैं। आज प्रयास हमारा रहेगा कि आज प्रकाश को समाप्त किया जाए, लेकिन इसी क्लास में समाप्त हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लास की गुणवत्ता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसमें पर अपवर्तन को पूरा पढ़ लेते हैं और संभवतः समय मिला तो लेंस भी कर लेंगे, और नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो लेंस और प्रकाश के जो अन्य कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जो मैं आपको विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण ऐसी चीजें बताया था उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं एक ही बोर्ड बार बार ओपन कर रहा हूं, इसलिए जिससे कि आपके पास इंटीग्रेटेड, जैसे आज का लेक्चर का जितना बढ़ेगा उतना इसमें आ जाएगा। प्रकाश वाले टॉपिक में मैं आपको अब तक 63 पेज तक पढ़ाया हूं, जबकि जो आपको नोट्स पहले ही मिल गए हैं, बट नोट्स में इतना डिटेलिंग करने की आवश्यकता, एकदम एक एक लाइन तो नहीं लिखा जाता है, तो वो वाला चीज आपको 19, 20, 25 पेजों में हो गया होगा, लेकिन ये 63 पेज तो अभी भी हो गए हैं और अभी काफी आगे क्लास चलेगी भी। तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस क्लास की कोडिंग करते हैं। जो अभी क्लास चल रही है इस क्लास की कोडिंग करें। इस क्लास की कोडिंग में मैं फिर से कोई दूसरा कलर ले लेता हूं। एक बार फिर से ब्लैक कलर लेता हूं। ब्लैक तो पिछली बार लिया था, तो इसको मैं रेड कलर पे ले लेता हूं, और उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं बोर्ड बदल दूंगा इस अपवर्तन को पढ़ने के बाद। आज की जो क्लास है, अभी जो इसमें क्लास है, इससे आप देख लिया करिएगा कि 15 क्लास भी इसी बोर्ड पर है, लास्ट तक गई है। 15A भी इसी में है, 15B भी इसी में है, 15C भी इसी में है, 15D भी इसी में है, 15D की नाइट वाली क्लास जो कल रात को लगी थी वो भी इसी में है, और 15E वाली क्लास भी इसी में है। तो क्लास 15E अभी आज का जो क्लास है वो क्लास 15E है, और डेट तो मुझे बहुत अच्छे से दिमाग में है नहीं, फिर भी 12 मुझे लग रहा है कि 12 अक्टूबर है आज, तो 12 अक्टूबर 2022 को ये हो रही है। क्लास तो रेगुलर ही चल रही है। तो ये क्लास 015E है। आज हमारे क्लास का एग्जैक्ट जो मुद्दा रहेगा, क्योंकि हमने अगर इस सिलेबस को पकड़ के चलेंगे तो प्रकाश पूरा हमने कर लिया है, जो बेसिक्स जानना चाहिए, परावर्तन कर लिया है, दर्पण और दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम कर लिया है, दर्पण और दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम कर लिया है, अपवर्तन, लेंस और लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम हमको करने हैं, अपवर्तन, लेंस और लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम हमको करना है। उसके साथ साथ हमें ये जो अपवर्तन, लेंस और प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़ने के बाद हम कुछ अन्य चीजें भी पढ़ेंगे, जिससे कि एग्जाम में जाकर हमें कोई तकलीफ ना हो जाए। जो मैं आपको पहले ही रूपरेखा में दे चुका हूं कि हम लोग प्रकाश का ध्रुवण थोड़ा पढ़ेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ेंगे, प्रकाश के और भी जो कुछ ऐसी घटनाएं जो हमारे काम की हैं उसको पढ़ेंगे। लूमिंग प्रभाव, शुभम राय जी क्लास में आ गए हैं, स्वागत है आपका। एक अभी इन दिनों में तुम ही प्रॉपर दिख रहे हो मुझे कि रेगुलर क्लास में। आशीष अभी इंदौर आ गया है, तो वो अपने उसमें उलझा हुआ है रूम में उसके पास, और बाकी लोग इरेगुलर, लेकिन तुम्हारा अभी क्लास में प्रेजेंस प्रॉपर चल रहा है। चलते हैं आगे, और आते ही आप उपस्थिति भी दर्ज करा देते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा 11 अक्टूबर है आज। मुझे नहीं पता भाई, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं समय, आजकल दिमाग से समय नहीं चल रहा है। मैं एक दिन, सही तो है यार, 11 कैसे याद हो जाएगा। अच्छा 13 अक्टूबर है, हाँ ये बात सही है, 13 अक्टूबर है, ये बात सही है। चलो 13 लिख देता हूँ, मैं एक दिन पीछे ही चल रहा हूँ। 13 अक्टूबर। अब एक्चुअली तुम लोग धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे हो। दिक्कत हम लोगों के जीवन में है। जैसे मैं धीरे धीरे युवा अवस्था की तरफ आ रहा हूँ और तुम लोग धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ जा रहे हो, तो तुम लोग फिर 12 से 13 पर जाते हो। मेरा क्या होता है कि फिर वो 10 के बाद मैं 9 पे चला जाता हूँ, 9 के बाद फिर 8 पे जाता हूँ। तो हम दोनों लोगों के जीवन की जो विकास की प्रक्रियाएं हैं वो अलग अलग हैं। आप लोगों की विकास की प्रक्रियाएं ऐसे जा रही है और मेरे विकास की प्रक्रिया ऐसे जा रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। खैर कोई बात नहीं।
तो दर्पण भी पढ़ेंगे, सॉरी ध्रुवण व्यतिकरण इन बातों को भी पढ़ लेंगे, बट उनमें हमको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आज की क्लास का महत्व जो मुख्य बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा? अपवर्तन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका मुख्य बिंदु क्या है? अपवर्तन। 015E लेक्चर का केंद्र बिंदु है अपवर्तन। 015E लेक्चर का केंद्र बिंदु है अपवर्तन। इसके पहले जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो अब तक 015D नाइट तक गया है, और आज भी संभवतः क्लास जरूरत पड़ी तो नाइट को भी होगी, भले ही वो 12 बजे से रहे, क्योंकि 10 बजे से यूट्यूब पर लेक्चर है, 9:30 बजे से, वो 1.5 घंटे के आसपास में मान लो ख़त्म हो गया तो तुरंत उसके बाद 1-1.5 घंटे की क्लास फिर लगेगी आप लोगों की। तो अब जो पहले थोड़ा आराम कर लिए थे उस आराम को अब मैं ख़त्म कर दूंगा। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन वाला काम खत्म हो जाएगा तो दिन दिन में हो जाया करेगा, रात को आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे, और एक बार साइड में होके आपके नज़रों से भी, जिसको सरसरी निगाहों से मैं बोलता हूँ, निकाल लो इसको। मैं साइड हो गया, सरसरी निगाहों से इसको फटाफट निकाल लो, ये सिलेबस, उसके बाद अप्रोच, उसके बाद कैसे हम क्या क्या पढ़े। आज महत्वपूर्ण बात जो हमको सीखने को मिले, क्या जो हमको आज फिर लगेगा उस बात को मैं बता दूं, ये माध्यम फिर हमको लगेगा, माध्यम आज फिर हमको जरूरत पड़ेगी, तो माध्यम दिमाग में रखिएगा। माध्यम आगे है, माध्यम आज फिर हमको माइंड में रखना है, क्योंकि माध्यम आज कुछ ज़्यादा ही यूज में होने हैं, तो माध्यम आपको माइंड में रखना है। ये माध्यम ध्यान रखिएगा, माध्यम को एकदम आप रिवाइज किए भी होंगे, माध्यम की आज ज़रूरत पड़ेगी। और फिर मैं बहुत फास्ट हटाता हूँ इसको, क्योंकि इतना समय इस पर, क्योंकि सब आपके पास बोर्ड का भी फोटो है, हर चीज़ है, तो फिर हम इसको फास्ट ही हटाकर सीधे 63 पेज पर आ गए। और 63 पेज पर अब हम आ गए, तो अब हमको पढ़ना है क्या? अवतल दर्पण का अनुप्रयोग और उत्तल दर्पण का अनुप्रयोग। कल हमने क्लास में पूरा एक्सप्लेन भी कर लिया और लिख भी लिया था। अब आज की क्लास को शुरू करते हैं, और आज की क्लास अब है अपवर्तन। तो मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूं, कुछ सेकंड का समय लेगा क्योंकि फाइल बड़ी हो गई है। संभवतः मैं जो इसके बाद वाली क्लास आएगी उसका बोर्ड का फोटो अलग कर दूंगा, जिससे कि थोड़ी सी छोटी हो जाए। अभी ये सेव करने में थोड़ा सा समय लेने लगेगा, क्योंकि 63 पेज हो गए हैं, और अभी आगे बढ़ेंगे तो कम से कम 10 पेज 12 पेज से कम तो इस क्लास में होना नहीं है। ये सेव हो जाए एक बार, फिर हम बढ़ते हैं आगे। तब तक ये सेव हो रहा है, तब तक हम लोग PDF को ओपन कर लेते हैं, जिससे कि लिखने वाला काम जो रहेगा वो मैं आपको पढ़ के एक बार बताता रहूँगा, कहीं राइटिंग में कोई मिस्टेक ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो इस बात को। ये मैं इसको भी ओपन कर लिया, पर्याप्त जूम भी है, और हमको पढ़ना यहीं से है। ये उत्तल दर्पण का अनुप्रयोग हो गया, प्रकाश का अपवर्तन, ये इसको एकदम ऊपर लगा देता हूँ यहाँ से, प्रकाश का अपवर्तन यहीं से पढ़ना है हमको। चलिए, तो अब हम लोग, सेव हो गया होगा, ये आ गए, और अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज जो हमारा है, इस पर अपवर्तन की कहानी करनी है। ध्यान से समझो, अपवर्तन रिफ्रैक्शन है क्या, समझना महत्वपूर्ण है, लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, लिखना दिमाग में है। अपवर्तन जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्रैक्शन क्या है, जब विद्वानों ने देखा कि प्रकाश जब एक माध्यम से, अब माध्यम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एक बार फिर मैं अगर आपको मैं बोलना चाहूँ तो आप बोल सकते हो कि जिन पदार्थों में से होकर प्रकाश संचरित हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? माध्यम कहते हैं। जिन माध्यम से या जिन पदार्थों से होकर, सीधी बात, जिन पदार्थों से होकर, लिखना चाहो तो लिख लो एक लाइन, फिर से लिखना चाहो तो एक लाइन क्लास की शुरुआत लिखने से ही कर लो, कि जिन पदार्थों से प्रकाश होकर संचरित हो सकता है, संचरित मतलब चल जाना, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश संचरित हो जाता है उन्हें माध्यम कहते हैं। ये, और माध्यम क्या है हमने पहले ही बता दिया है। अब यहां पे अपवर्तन की बात क्या है, जब विद्वानों ने देखा कि जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जा रहा है तो अपने रास्ते से थोड़ा भटक जा रहा है,
अपने रास्ते से, जैसे आप लोग एक सिटी से दूसरे सिटी में आ रहे हैं तो थोड़े से भटक जाते हैं, वैसे ही प्रकाश को भी यही रूल ठीक लगता है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो थोड़ा बहुत तो भटक ही जाता है, भले कई बार ज़्यादा भी भटक जाता है, कई बार कम भी भटक जाता है। लेकिन मैं 1 मिनट मोबाइल में देखूं, क्योंकि स्क्रीन पर थोड़ा स्क्रीन दूर है तो मुझे समझ में क्लियर नहीं आता कि आप लोग क्या लिखे हैं। ये ज़रूर पता चलता है रात को ज़्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट रहते हैं तो रात को क्लास कर देंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोग रात को चाहेंगे तो आप लोगों की क्लास ही उठा के मैं रात को कर दूंगा, रोज़ ही आप लोगों की क्लास रात को कर दूंगा, दिन का क्लास आप लोगों का ख़त्म कर दूंगा, दिन में किसी और क्लास को कर दूंगा। खैर, तो अपवर्तन रिफ्रैक्शन समझो क्या है। हम एक बाउंड्री यहाँ बना लेते हैं और बाउंड्री के ऊपर मान लेते हैं कि माध्यम 1 है। ध्यान से समझना बात को, एकदम रटने से कुछ भी नहीं बनना है। माध्यम और माध्यम 1 कर दिया, और माध्यम 1 कुछ भी मान लो अगर ऐसा होता कि ये अभी तो माध्यम 1 और 2 ही समझो, कोई भी एक माध्यम रख लो, कांच रख लो, पानी रख लो, शहद रख लो, द्रव रख लो, कांच कुछ भी रख लो, और यहाँ पे है माध्यम 2, इधर है माध्यम 2, इधर रहेगा माध्यम 2। अब प्रकाश की एक किरण, ध्यान रखिएगा यहाँ पेंट पॉलिश की कोई आवश्यकता नहीं है, ये पारदर्शक पृष्ठ रहेगा। ये कैसा पृष्ठ रहेगा? पारदर्शक, जिसमें आर पार प्रकाश चली जा सके। तो इसलिए इस पृष्ठ का नाम मैं दूंगा क्या? AB भले ही नाम दूंगा, लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि ये कैसा है? अपवर्तक पृष्ठ है, परावर्तक नहीं, अपवर्तक। अपवर्तक पृष्ठ है, रिफ्रैक्टेड सरफेस है, अपवर्तक पृष्ठ है। अब कोई प्रकाश की किरण जब यहाँ से इस पर आपतित हो रही है, ये प्रकाश की किरण कोई है, इसका नाम मैं मान लेता हूँ कि PQ है। तो ये PQ प्रकाश की किरण जब आपतित होती है किसी माध्यम में तो सीधी चलेगी, तो सीधी रेखा में चल के जब ये आपतित हो रही है, आपतित प्रकाश की किरण, तो ये आपतित प्रकाश की किरण क्या, यहाँ आने के बाद जब दूसरे माध्यम में जाएगी, तो अगर मान लो ये माध्यम नहीं होता, इमेजिन कर लो कि ये माध्यम नहीं होता, तो ये एकदम सीधी रेखा में जाती है। अगर वही माध्यम होता जिस माध्यम में वो चल रही है, मैं स्केल नहीं लिया हूँ, लेकिन समझो कि अगर माध्यम नहीं होता तो ऐसे सीधी रेखा में चली जाती वो, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम में सीधी रेखा में चलता है। लेकिन अगर मान लो यही माध्यम बदल गया है, तो माध्यम के बदलने से ये रास्ते से अपने बदल जाएगी, या तो अपने रास्ते से ऐसे दूर चली जाएगी, मैं थोड़ा पेन ही दूसरा ले लूँ, अपने रास्ते से या तो वो दूर चली जाएगी, अपने रास्ते से भटक के या तो दूर चली जाएगी, या तो अपने रास्ते से, ये डैश डैश करके दिखाया कि अगर माध्यम नहीं होता तो ऐसे चली जाती, बट माध्यम के होने से अब ये क्या हो जाएगी, तो दूर हो जाएगी, अपने या तो अपने माध्यम से अपने रास्ते से ऐसे दूर हो जाएगी, या संभव है कि अपने माध्यम अपने रास्ते से दूर न होकर और थोड़ा सा अपने रास्ते के जो ये रास्ता है इससे और करीब हो जाए। ये मैं भी आपको समझाऊंगा कि कैसे होगा ये। इसके लिए क्या कर दिया जाता है, पहले कहानी को और समझी लो डिटेल में। इसके लिए एक आपतन बिंदु पर फिर अभिलंब खींच देते हैं, क्योंकि नियम तो पढ़ने ही है हमको, तो नियम पढ़ने हैं, तो यहाँ आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींच दिया जाता है, और अभिलंब इस बार दोनों तरफ खींचते हैं क्योंकि प्रकाश दोनों तरफ जा रही है। अभिलंब मतलब इस पे 90 डिग्री का कोण। चांदा अगर हमारे पास है, चांदा जिसको D बोलते हैं, तो उस D को यहाँ रख के और 90 डिग्री का कोण बना लिया। मान लिया कि इसका नाम MN है, ये M और ये N, ये क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये है आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये है आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। और आपतन बिंदु कौन सा है, तो जिस बिंदु पर आके ये स्ट्राइक कर रही है ना, मिल रही है, उस बिंदु को हम क्या बोल देते हैं, आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम हो जाता है क्या, आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ये सब पुराना जो चीजें पढ़े हैं परावर्तन में, उसी से मिलता जुलता।
तो क्या देखा गया कि या तो ये अभिलंब से, क्योंकि इस रास्ते से दूर हट जाती है, बोलना उतना मजेदार बात नहीं आती है, तो हम बोल देते हैं कि ये अभिलंब से दूर हट गई। पहले अभिलंब के पास थी, अब अभिलंब से दूर हट गई है। बट ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा सा पहले मैं दोनों का एक रूल बना लूं, फिर आपको इसका मतलब, अब इसको परावर्तित किरण नहीं बोलोगे, इसको अपवर्तित किरण बोलोगे। इसका नाम क्या देंगे हम? अपवर्तित किरण। इसको हम परावर्तित किरण नहीं, अपवर्तित किरण नाम देंगे। अब ध्यान से देखें, और यहां पे मैं रेड वाले में लिख देता हूं कि माध्यम नहीं बदला होता तो इस रास्ते पर गई होती। आपको हर बात समझ में आए कि माध्यम नहीं बदला होता, माध्यम नहीं बदला होता तो इस रास्ते पर गई होती प्रकाश की किरण। क्यों गई होती? क्योंकि प्रकाश की किरण हमेशा क्या होती है? एक सरल रेखा में चलती है। अब थोड़ी सी दूसरी बात करके देखते हैं कि केवल दूर ही भागती है या कुछ और भी तरीका है। दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा भी डायग्राम यहां बनाते हैं। ये प्रकाश की किरण, ये हमारा कोई समतल है, थोड़ा सा ऊपर ही मुझे बनाना पड़ेगा। ये हमारा कोई समतल है, समतल का नाम फिर से ए बी ही रख लेते हैं। ए बी रखे थे तो ए बी रख लेते हैं, और इसको परावर्तक पृष्ठ है ये, सॉरी परावर्तक दिमाग में है तो जड़ तो चल रहा है, अपवर्तक पृष्ठ है, मतलब पारदर्शी है। अपवर्तक पृष्ठ, यहाँ पेंट और पॉलिश की कोई खास आवश्यकता नहीं है, खास क्या है ही नहीं। पॉलिश भले ही कर लो चमकने के लिए, पेंट तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, यहां से एक प्रकाश की किरण आई यहां पर, तो ये प्रकाश की किरण जब यहां आई तो इसका नाम रख लेते हैं, फिर से पी क्यू ही रख लो, जिससे आपको कहीं समस्या ना आए, पी क्यू। तो ये आपतित किरण में लिखूंगा हर बात, जिससे कि आपको समझने में कहीं तकलीफ ना हो। मैं नहीं दिख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं बोर्ड पर मेरा हाथ ही दिख रहा है तो हाथ ही देखो, क्योंकि मेरा शकल से मतलब नहीं है, पढ़ाई से मतलब है। आपतित किरण, अब मैं उस साइड आके लिख सकता हूं बाएं हाथ से, मतलब नहीं है। आपतित किरण, और ये क्या है? आपतन बिंदु है। अब आपतन बिंदु पर एक अभिलंब, जैसे मान लो रास्ता नहीं बदला होता, फिर वही बात देख के समझ लेना कि अगर माध्यम नहीं बदला होता तो ये सीधे ऐसे रास्ते पर चली गई होती। माध्यम नहीं बदला होता तो ये सीधे रास्ते पर गई होती। लेकिन माध्यम के बदलने के कारण अब क्या होगा? पहले तो हम यहाँ पे एक अभिलंब खींच लेते हैं। ये हो गया mn, फिर नाम दे देता हूं इसका, ये m और ये n। mn क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब, फिर वही बात तो लिख नहीं रहा हूं मैं। q क्या है? q है नीचे जो है आपतन बिंदु, तो ये सारी बात आपको उसी से देख के चलना है। ये है आपतन बिंदु, ये mn है अभिलंब, सब नीचे लिख भी दूंगा अभी मैं। अब ये क्या करती है? प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है, रास्ते को बदलती तो है ही, रास्ते को तो इसको बदलना ही है, तो रास्ते को बदलेगी लेकिन अभिलंब के तरफ झुक जाएगी। देखो पहले यहां जाती ना, तो यहां ना जाकर और पास आ जाती है, अभिलंब के और पास आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? यह है अपवर्तित किरण। ये ग्रीन वाली जो है क्या है? अपवर्तित किरण। तो हम देख रहे हैं कि एक में अभिलंब से दूर भाग जा रही है अपवर्तित किरण, एक बार हम देख रहे हैं कि यह अभिलंब से दूर भाग जा रही है, अभिलंब से दूर तो थी ही और दूर भाग गई, और एक में हम देख रहे हैं कि अभिलंब से जितना दूर थी उससे और पास आ गई। यहां फिर लिख लेते हैं कि ये माध्यम 1, जैसे जिस कलर से लिखे हैं वही कलर यूज करें। ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 1 है, और दूसरा ये माध्यम क्या है? 2 है। इसको हम लिखते हैं यहां पर माध्यम 2, माध्यम 2। अब बात आती है कि ये माध्यम 1 माध्यम 2 कब कौन रहेंगे? तो ध्यान रख लेना कि अगर ये माध्यम सघन है, पहला वाला माध्यम अगर सघन है, सघन विरल पहले इसलिए बढ़ा दिया हूं, अगर ये सघन है और माध्यम 2 अगर मान लो विरल है, तो ये कहानी होगी। माध्यम अगर पहला सघन है और बाद वाला विरल है, तब ये कहानी होगी कि प्रकाश की किरण आएगी
तो अभिलंब से और दूर भाग जाएगी। सघन माध्यम में धीरे चलती है प्रकाश और विरल माध्यम में तेज चलती है। तो प्रकाश जैसे ही तेज चलेगी तो अपने रास्ते से और दूर भाग जाएगी। यहां पर क्या होगा कि माध्यम 1 रहेगा विरल, यहां माध्यम 1 क्या रहेगा, विरल। तो पहले विरल रेयरर मीडियम से चलेगी और दूसरा माध्यम अगर मान लो सघन है तो सघन में जाने पे प्रकाश क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, पहले ज्यादा थी। तो ध्यान रख लेना कि ये अपवर्तन का, कोई पूछेगा कारण क्या है तो बताओगे अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना है। अगर प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग नहीं होता तो अपवर्तन कभी होता ही नहीं। अपवर्तन होने का सीधा एक ही कारण है, प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना। तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है कि कोई पूछे अपवर्तन क्या है तो बोलोगे प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरणों के अपने रास्ते से विचलित होने की इस घटना या इस गुण को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बट और हमें आगे क्या बताना है, आगे ये बताना है कि यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जबकि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब पहले वाले रास्ते से अभिलंब से पहला रास्ता दूर था लेकिन और पास आ जाती है। इतनी बात आपको एकदम दिमाग में रखना है कि अपवर्तन क्या है। और मैं अपवर्तन क्या है एक बार इतनी बात मैं आपको नोट से पढ़ा दे रहा हूं, जितना समझाया उतना बात नोट से एक बार पढ़ा दे रहा हूं जिससे कि आपको कहीं समस्या ना हो। बोल के लिखवा भी सकता था मैं, लेकिन थोड़ा समय बच जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है अपनी। देखो, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। या इसी बात को लिख सकते हो कि प्रकाश में पाई जाने वाले इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जो आपको उचित लगे वो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रट्टा मारना नहीं है। अब नोट यहां डलवा के मैंने लिखा वही बात जो डायग्राम में समझाया कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभी यही बताया कि विरल से सघन में, देखो विरल से सघन में जाती है, डायग्राम से देख रहे हैं, विरल से सघन में गई तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, यह समझाऊंगा अभी। दूसरी बात समझ लो, जब प्रकाश की किरण है, ये किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। यदि ठोस और द्रव दो माध्यम हो, ये पहले आप लोगों को पढ़ा दिया था कि यदि ठोस और द्रव दो माध्यम हो तो ठोस सघन, द्रव और विरल रहेगा तो ठोस और गैस रहेगा, तो दो माध्यम है तो ठोस सघन रहेगा। ये सारा आपको डायग्राम बना के मैं बता चुका हूं। पीछे के लेक्चर में आप ये पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको ये समझ में आ रहा है। अब ये बात समझाऊंगा तो अभी समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा होता है। तो इस बात को हम समझते हैं, उसके बाद अपवर्तन के नियम पर आएंगे। समझो ध्यान से, परिभाषा लिखना तो हमको समझ में आ गया कि परिभाषा क्या है। इस डायग्राम को मैं जरा सा भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूं, तो अगले पेज पर चलूंगा, थोड़ा और आपको इसमें कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखो, हम बात करते हैं कि अपवर्तन हम दो तरीके से देख रहे हैं। अपवर्तन की घटना क्या है जब हमने समझ लिया, तो अपवर्तन की घटना को दो प्रकार से हम यहां देख पा रहे हैं। एक प्रकार क्या है, जब प्रकाश हाँ, एक मिनट,
सोम राय बोल रहे हैं सर एक बार बैकग्राउंड कलर लेमन ब्लास्ट ग्रीन रखिए, ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा पढ़ते टाइम। लेमन ग्रास व्यू, अरे चेंजेस कराओगे कहीं दिक्कत हो जाएगा। चलो दिखा करा करके देखता हूँ, बताओ तुम्हारा मन का भी एक बार करते हैं। थीम बताना कि कौन ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे रहा है। सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, इसलिए उस थीम का मैं प्रयोग करता हूँ। ये भी कोई ढंग की नहीं है तो मैंने दिखाई दिया आपको। अब मैं समय नहीं खराब करूँगा और ले चलूँगा आपको पहले वाले थीम पर। ये हमारा शायद पहले वाला, भूल ना जाऊँ मैं कि पहले वाला कौन सा था। यही पहला वाला थीम है क्या? पहले तो मुझे ये कंफर्म करो कि मैं कहीं भूल तो नहीं गया कि कौन सा पहला थीम था। यही पहला थीम है, पहले वाला यही था। बोलो, पहले वाला थीम यही था ना? हाँ यही होगा, और तो कोई चांस नहीं है, यही है। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, फिर ही आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपवर्तन की घटना जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। हाँ देख लिया मैंने, पहले वाला यही था। अब मैं थोड़ा सा इस पेन को मोटा कर देता हूँ, क्योंकि ये पेन थोड़ा पतला दिख रहा है, तो इसको थोड़ा मोटा ले लेता हूँ। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, एक तो माध्यम में प्रवेश करती है। एक अपवर्तन का तरीका हम ये पढ़ रहे हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। और दूसरा हम पढ़ रहे हैं क्या? दूसरा हम पढ़ रहे हैं जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ये दो प्रकार की चीजें हम पढ़ रहे हैं। तो यहां थोड़ा और बात समझते हैं। क्या समझना है, ध्यान से देखो। डायग्राम में जितना सफाई पीछे करके बनाए हैं उतना सफाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम ही सफाई रहेगा, क्योंकि हमें जितनी जितनी बात समझनी है वो बनाएंगे, क्योंकि पूरा डायग्राम का क्रक्स मैंने वहां दे दिया है। समझो, ये हमने एक माध्यम, एक अपवर्तक पृष्ठ लिया AB, और यहां पे हमने कोई विरल माध्यम लिया, और इधर हमने लिया है सघन माध्यम। समझना होगा क्या? प्रकाश की किरण जब यहां आ रही है PQ, तो ये प्रकाश की किरण पर यहां पे हम एक अभिलंब खींचेंगे, MN अभिलंब है, तो ये क्या होगी? अपने रास्ते से दूर हटेगी। समझना ध्यान से। तो अगर ये नहीं होता तो ऐसे डैश डैश से सीधे चली गई होती, लेकिन रास्ता बदलेगा और आपको विरल में रास्ता तेज होता है, विरल में तेज होता है, सघन में धीमा होता है। यही है ना, विरल से सघन में। ठीक है, तो विरल से सघन में जब जाएगी तो ये अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाएगी। तो एक बात ध्यान रख लो कि यहां पर हो क्या रहा है कि कौन सा कोण ज्यादा है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये वाला कोण कहलाता है क्या? आपतन कोण। इस वाले कोण का नाम क्या रहता है? आपतन कोण। मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को हम I से दिखाते हैं। और ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण का नाम मैं रख देता हूं PQ, तो इसको हम QR रख देते हैं, QR। तो ये वाला इतना कोण क्या है? ये जो इतना कोण है ये क्या है? अपवर्तन कोण। इसको हम R से दिखाएंगे, अपवर्तन कोण। इसको हम स्मॉल r से दिखाएंगे। और जब स्मॉल r से इसको हम दिखाएंगे तो यहां देखो, इधर भी पहले डायग्राम बना ले फिर बात समझ में आएगा। अब यहां अगर हम करते हैं तो ये हमारा AB हो गया,
अपवर्तक पृष्ठ ये प्रकाश की किरण है। यहाँ हमने अभिलंब बना दिया, अभिलंब का नाम mn, ये है pq। और अब देखिए कि अगर ये नहीं होता, माध्यम नहीं बदलता, तो ये यहाँ से ऐसे सीधे चली गई होती। लेकिन अभी ये क्या सघन, यहाँ पर सघन है, सघन से विरल में, जहाँ तेज रहेगा वहाँ पर ज़्यादा दूर जाएगी। ये विरल है, ये विरल है, तो ये क्या होगी, और दूर हट जाएगी, अभिलंब से और दूर हट जाएगी प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण QR ये दूर और हट गई। तो ये आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या है, आपतन कोण I। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का ये पूरा कोण क्या है, R, अपवर्तन कोण। अब कोई अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में से किसमें कौन सा कोण ज़्यादा बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है, तो ध्यान से समझना इस बात को। मैं कलर बदल के दिखा रहा हूं, यहाँ पे ये कलर बदल दिया। गणित का एक रूल है, गणित का एक नियम है, जिसको मैं अगले पेज पे बता देता हूं। ये नोट दिमाग में रख लो कि गणित का एक नोट है, और नोट क्या है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करती हैं, इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसके ये वाला जो सामने सामने कोण बन रहे हैं, इसका नाम अगर मैं 1 रख लूँ, इसका नाम 2 रख लूँ, इसका नाम अगर 3 रख लूँ, इसका नाम अगर 4 रख लूँ, तो ध्यान रख लेना कि कोण 1 बराबर कोण 2 होगा और कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। ये छोटे क्लास में गणित में हम सीखते हैं। कोई पूछेगा ये कैसे, तो बोलोगे कि ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्ष के अभिमुख, शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। गणित में आप बार बार इसको पढ़े होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो समझना ध्यान से, रेखाएं वही होनी चाहिए, दोनों, ये रेखा दोनों होनी चाहिए एक ही, तभी ये बात बनेगी। और ये बात अगर आपको समझ में आ गई, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूं और आपको ये बात समझाता हूं। देखो होगा क्या कि ये अभिलंब, ध्यान से देखना, ये अभिलंब और ये वाली रेखा अगर माध्यम नहीं बदला होता तो ये से काली वाली सीधे गई होती। तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। मतलब ये वाला टोटल कोण जो मैं ये दिखा रहा हूं, ये क्या रहेगा, I। टोटल ये कोण किसके बराबर रहेगा, I के। और ऐसे ही देखो ये अभिलंब और ये वाली जो किरण गई है, यहाँ पे जो गई है बाद में, वो तो विचलित हुई है। जो डैश डैश से यहाँ पे ये दिख रही है, डैश डैश से जो यहाँ पे हम ऐसे दिखा रहे हैं कि माध्यम नहीं होता तो चली गई होती, ये वाली रेखा है और ये वाली रेखा है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये कोण I है, तो पक्का है ये भी इतना कोण क्या रहेगा, I रहेगा। तो शीर्षाभिमुख कोण की कहानी समझ गए हो। अब थोड़ी सी बात अगले पेज पे चल के नोट में एक और बात समझो, जिससे कि इस बोर्ड पर केवल आपको काम की चीज़ दिखे। काम की तो सारी हैं, लेकिन समझ के हिसाब से। तो मैं फिर पेन बदल के ब्लैक कर ले रहा हूँ। हाँ, ब्लैक ठीक है। तो पेन बदल के मैं यहाँ से ब्लैक किया, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई पूछे आपसे विचलन कोण क्या है, कोई अगर आपसे पूछता है कि विचलन कोण क्या है, तो विचलन कोण को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। ये क्या है, तो प्रकाश की किरण जब यहाँ से ऐसे जा रही है और ये अभिलंब है, तो अगर माध्यम नहीं बदला होता तो प्रकाश की किरण अपने सीधे रास्ते पे चली गई होती। लेकिन
माध्यम के बदलने से, जैसे मान लो ये सघन हो, इमेजिन कर लो ये सघन है और ये विरल है, तो माध्यम के बदलने से प्रकाश किरण क्या हो जा रही है, अपना रास्ता को चेंज कर दे रही है। प्रकाश किरण अपने रास्ते से ऐसे दूर चली गई, तो पहले वाले रास्ते से कितना दूर चली गई, पहले वाले रास्ते से कितना भटक गई, पहले वाले रास्ते से कितना भटक गई, उसी को विचलन कोण कहते हैं। तो पहले वाले रास्ते और अभी के रास्ते के बीच का जो ये कोण बन रहा है, इस कोण को हम बोलते हैं क्या, विचलन कोण। कुल मिला के पहला रास्ता और बाद वाले रास्ते के बीच के कोण को हम क्या बोलेंगे, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको अक्सर हम डेल्टा से दिखाते हैं। इसको अक्सर हम किससे दिखाते हैं, इस सिंबल का नाम होता है डेल्टा। पहले भी आप लोगों को इसके बारे में मैं बता चुका हूं। इसको सामान्यतः डेल्टा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो विचलन कोण अगर कोई आपसे बोले तो आप ये बोल सकते हो कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने प्रारंभिक रास्ते से जितना विचलित होती है, अपने प्रारंभिक रास्ते से जितना विचलित होती है, यहां अभिलंब से नहीं देखना है, ध्यान रख लेना बात को, यहां प्रारंभिक रास्ते से देखना है। अपने प्रारंभिक रास्ते से जितना विचलित होती है, अपने प्रारंभिक रास्ते से जितना विचलित होती है, जितना झुकती है या विचलित होती है उसे ही विचलन कोण कहते हैं, उसे ही विचलन कोण कहते हैं। और इसको डेल्टा से दिखाते हैं, विचलन कोण कहते हैं। और किससे दिखाते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो विचलन कोण को और सामान्य भाषा में आपको बोलना है तो बोल दो कि अपवर्तन की प्रक्रिया में प्रकाश की किरण अपने प्रारंभिक रास्ते और विचलित होने के बाद बने रास्ते के बीच का जो कोण बनाती है, उस कोण को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण। अपने प्रारंभिक रास्ते मतलब अगर वो माध्यम बदलता नहीं तो सीधे चली जाती। प्रकाश का गुण है कि प्रकाश एक माध्यम में सीधे ही चलती है। तो काश बदला नहीं होता अगर माध्यम, तो सीधे गई होती, लेकिन माध्यम बदलने से वो अपने रास्ते से भटक गई, चाहे उधर चाहे इधर। तो जितने कोण पर भटक गई उस कोण को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण। इतनी बात क्लियर हो गई है तो भोंपू बजाओ, इतनी बात क्लियर हो गई है तो भोंपू बजाओ, जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोगों को बात क्लियर हो रही है। क्योंकि मैं एकदम जड़ से बात कर रहा हूं, एक छोटी सी बात को भी स्किप करने का मेरा कोई विचार नहीं है, ठीक है। तो अब पीछे आ जाओ, ये नोट वाली बात अगर समझ में आ गई तो अब हम अपवर्तन पर चोट कर सकते हैं और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी बात। देखिए अब पीछे मैं आता हूं, देखो ध्यान से कि शीर्षाभिमुख कोण अगर देखोगे, मैं यहां लिखूं शीर्षाभिमुख कोण की प्रक्रिया से, मैं कलर बदल के लूं, यहां ये वाला कलर लेता हूं, यहां लिखता हूं कि शीर्षाभिमुख, क्योंकि ये बात मैं पहले समझा दिया। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये मैं नहीं गणित बोलता है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण I किसके बराबर रहेगा, पूरे इसके बराबर रहेगा। मतलब कोण I बराबर ये I और ये विचलन कोण इसमें कितना हो गया, ध्यान रख लो कि केवल इतनी बात, पहले विचलन हम इसमें चेक कर लेते हैं कि विचलन कितना रहेगा। केवल कलर बदल के लेना पड़ेगा, ब्लैक। केवल ये पूरा कोण तो I है शीर्षाभिमुख से, लेकिन केवल इतना कोण जो ये बन रहा है, ये वाला कोण, थोड़ा पतला इसको मैं कर लूं,
केवल जो इतना कोण बन रहा है ये क्या है, विचलन कोण है, डेल्टा है, विचलन कोण डेल्टा है। और इतना छोटे पे दिखाई दे रहा है ना, हाँ डेल्टा है। और यहां पर विचलन कोण कौन सा है, देखो विचलन कोण मतलब क्या, अपने पहले रास्ते से और अभी के रास्ते में कितना अंतर इसमें आ गया है, तो इतना ही तो अंतर आया है, ये वाला बस इतना, लाल और काले के बीच का अंतर। और यहां पर किस क्या अंतर दिख रहा है, तो यहां अंतर देखोगे, यहां अंतर मैं ब्लैक ले लूं तो यहां अंतर देखोगे कि ये बाद वाली है और ये नहीं होता माध्यम तो गई होती इससे, तो केवल इतना सा जो कोण दिखाई दे रहा है, ये इतना कोण केवल जो है ये क्या है, विचलन है, डेल्टा है। पहले अभी जो रास्ता गया और पहले वाला रास्ता अगर गया होता आकाश, तो उनके बीच का कोण क्या है, विचलन है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझो कि इस कंडीशन में, इस कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो आई बराबर आई तो रहेगा ही, मतलब कोण आई बराबर, ये आई टोटल है तो आर प्लस लेमडा के बराबर होगा, आर प्लस लेमडा के बराबर होगा। ये आर और ये लेमडा दोनों जोड़ देंगे तो आई के बराबर होगा। तो पक्का है कि बड़ा कौन है, आई बड़ा है, आई अकेले खड़ा हुआ है और ये दोनों जुड़ रहे हैं तब इसके बराबर हो रहे हैं। ये दो पहलवान एक साथ मिलकर इससे लड़ रहे हैं, मतलब ये बड़ा है। तो क्लियर हो गया कि इस कंडीशन में आई क्या होता है, इस कंडीशन में आई मतलब आपतन कोण बड़ा रहता है और अपवर्तन कोण आर क्या रहता है, छोटा रहता है। यहां से पक्षांतर करके चाहो तो विचलन कोण भी निकाल लो। विचलन कोण क्या हो जाएगा, कोण आई, मैं कोण क्यों दिखा रहा हूं, सीधे लिख दूं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई माइनस, ये क्या बन जाएगा, आई माइनस आई और माइनस में कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। एक मिनट, तो ये बन जाएगा आई और माइनस में आर, तो आई माइनस आर। देखो अगर विचलन कोण कब निकल रहा है, आपतन माइनस अपवर्तन, विचलन कोण कैसे निकल रहा है, आपतन कोण माइनस अपवर्तन कोण, आपतन कोण माइनस अपवर्तन कोण किसके बराबर हो जा रहा है, विचलन कोण के बराबर हो जा रहा है। इस कंडीशन में यही बात वहां लिखी थी, अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। सर ये तो डेल्टा है ना, कौन सा डेल्टा, तो ये है, देखो ना ये इतना सा डेल्टा है, ये इतनी बात डेल्टा है, क्योंकि अगर नहीं होता तो ऐसे चली गई होती, होने से इधर आ गई है, तो जिधर रियल में उसका पहला रास्ता तो ये था, दूसरा रास्ता बदलना हुआ रास्ता ये है, तो इनके बीच का कोण क्या है, विचलन डेल्टा। यहां देखो कि ये इतना आई है, पूरा का पूरा आर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आर कहलाता है। ये आई इसलिए हुआ क्योंकि ये किरण ही तो इधर गई है और ये अभिलंब है, ऐसे है, ये दोनों प्रतिच्छेदी हैं, इसलिए आई आई है। और ये बाद वाली किरण गई है और अगर नहीं गई होती, रास्ता नहीं बदला होता तो यही होती, तो इसलिए ये इतना केवल डेल्टा है। क्लियर हो गया। सर आप इसको लेमडा कह रहे थे, अच्छा ये बात ठीक है, हाँ लेमडा कह रहा था, तो ये बात आपकी जायज़ है और मैं इस बात से एकदम भली भांति एग्री करता हूँ कि ये डेल्टा है, लेमडा नहीं डेल्टा है। तो डेल्टा बराबर आई माइनस आर। दूसरे वाले में देख लेते हैं कि क्या स्थिति बन रही है, दूसरे वाले की भी स्थिति देख लेते हैं कि क्या बन रहा है, ध्यान से समझेंगे। दूसरे वाले में देखो कि आर बड़ा दिख रहा है, आर पूरा ये लाल वाला यहां से लेकर अभिलंब से लेकर अपवर्तित किरण तक का है, तो ये आर बड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं दूसरे वाले में कि ये आई और डेल्टा, इतना आई और इतना डेल्टा, ये वाला दोनों जुड़ रहे हैं तब जाके आर के बराबर हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या, यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि आई बराबर
आई प्लस डेल्टा बराबर आर, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं कि आई प्लस डेल्टा बराबर आर, मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ आर बड़ा है, साफ दिख रहा है। तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो आर बड़ा होता है, आई छोटा होता है। और यहां से अगर डेल्टा निकालोगे तो डेल्टा क्या जाएगा, आर माइनस आई आ जाएगा। मतलब डेल्टा निकालते समय आपको अपवर्तन कोण में से आपतन कोण घटाना पड़ेगा, ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी, ये आपको दिमाग में रख लेना है कि विचलन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है। और एक पेज और ले चलूंगा मैं आपको इस पर, उसके बाद ही इसको खत्म मानूंगा, अभी खत्म नहीं मानता हूं। ये इतनी बात बता दिया। अब ये पीछे मैंने अपवर्तन आपतन ये बता दिया, उसके बाद ये अपवर्तन की घटना के बारे में बताया। इससे पहले नोट शीर्षाभिमुख वाला कोण किधर बताया था, शीर्षाभिमुख वाला इसके आगे बताया हूँ, हाँ इसके आगे है, ये शीर्षाभिमुख वाला है। थोड़ा सा पीछे और एक बात बता देता हूँ, वो प्लस पहले कर दिया मैं, ठीक है। यहाँ एक बात और आपको समझ लेनी है कि जब प्रकाश की किरण ये ए बी है और ये प्रकाश की किरण मान लीजिए मैं सघन से विरल में ले चलता हूं, तो सब समझा दिया हूं तो फटाफट कर लेते हैं। सघन से विरल में प्रकाश की किरण में ले चलता हूं, तो ये प्रकाश की किरण आई सघन में और यहां पर हमने अभिलंब बना दिया, तो अभिलंब का नाम mn दे दिया, इसका नाम pq दे दिया। थोड़ा सा और इसको मैं डार्क कर लेता हूं, pq दे दिया। यहां से अगर ये अभिलंब से दूर भागेगी, डायरेक्ट हम देख लेते हैं, अब सारा बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर किसके क्या नाम रहेंगे ये देख लेते हैं। इसका नाम मैं QR ऐसे कर देता हूं। तो यहां अगर कोई हमसे नाम पूछने लगे तो हम बड़ा आसानी से बता सकते हैं। ये वाला है I, ये वाला है R, ये है आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु। पूरा दर्पण में जो पढ़ाया था वही बात यहाँ पर है, थोड़ा सा बस अंतर आया है। आपतन बिंदु, यह है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। नाम दे लेंगे आप, अगर आपको नाम देना है तो नाम दे सकते हो। ये अभिलंब है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ mn क्या है, mn अभिलंब है। mn अभिलंब मतलब आपतन बिंदु पर अभिलंब। PQ क्या है, आपतित किरण है, PQ आपतित किरण है, PQ आपतित किरण है। QR अपवर्तित किरण है, QR अपवर्तित किरण है। और क्या है, तो यहां पर mn अभिलंब हो गया। उसके बाद Q, ओनली Q कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु है। ओनली Q क्या है, आपतन बिंदु है। उसके बाद I क्या है, तो आपतन कोण है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और R क्या है, R है अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और क्या इसमें है, तो AB क्या है, AB हमारा है अपवर्तक पृष्ठ, AB है अपवर्तक पृष्ठ। तो इस तरीके से हमने सारी बातें समझ लिया। परिभाषा देने में कहीं समस्या है ही नहीं। आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण। जिस बिंदु पर जाके टकराती है उसको आपतन बिंदु। ये सारा बात आपतन बिंदु पर 90 डिग्री के कोण बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब। ये दर्पण में मैंने आपको लिखवा दिया था, तो यहाँ फिर डबल से लिखवा के, दर्पण मतलब कि जब परावर्तन पढ़ाया था तो उस समय लिखवा दिया था, तो इसलिए फिर डबल से लिखने का कोई औचित्य दिख भी नहीं रहा है। इतना तो आपके दिमाग में बातें आ गई हैं। तो इस तरीके से हमने अपवर्तन के बारे में समझ लिया कि अपवर्तन एग्जैक्ट होता क्या है। नोट में पुरानी बात में फिर एक बार आपको, हालांकि ऑलरेडी बोर्ड पर है ही, लेकिन आपको एक बात और फिर से मैं बता दूं
कि माध्यम अगर कभी आपको लेना है सघन और विरल के माध्यम से, तो सघन और विरल के लिए हालांकि इस पर काफ़ी लंबी चर्चा किया था। एक ठोस रहे और एक द्रव रहे तो द्रव विरल है, अगर एक द्रव है एक गैस है तो गैस विरल है, और अगर एक ठोस और एक गैस है तो गैस ही विरल है। ये बात मैं आपको पहले भी बना के समझा चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ। और इसमें भी मैं बोला था कि दो ठोस भी, एक लकड़ी और एक सोना, तो दोनों ठोस हैं तब क्या करें, तो सोना ज़्यादा सघन है, समझा चुका हूँ, लकड़ी विरल है। तो ये आपको पहले से आता है। इस तरीके से हमने अपवर्तन की जो बात है उसको अभी परिभाषा के स्तर पर समझ लिया है, अपवर्तन को परिभाषा के स्तर पर समझ लिया है। अब उस बात को एक बार फिर मैं नोट में ले चल के आपको पढ़वाता हूँ, और उसके बाद फिर इससे आगे की कहानी करेंगे, अपवर्तन के नियम की बात करेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर, ये जो ऊपर अब बात लिखी थी वो आपको एकदम क्लियर अब समझ में आ जाएगी। जो ऊपर ये बात थी अब आपको तंग नहीं करेगी। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ध्यान रख लेना कि विरल से सघन में गई, विरल में चाल तेज होता है, सघन में चाल प्रकाश का कम होता है, तो पक्का है अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो बोल रहा है कि तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। अभी हमने देख लिया, पीछे जाकर देखो कि आपतन कोण ज्यादा रहेगा, अपवर्तन कोण कम रहेगा। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। ये बात भी हमने अभी देख लिया। ये ठोस द्रव रहेगा तो कौन सघन कौन विरल, ये भी बता दिया। ये मैंने आपको विचलन कोण वाली कहानी बता दिया कि ये इतना विचलन कोण है, पूरा इतना यहाँ से यहाँ तक जो है वो आई रहेगा इस कंडीशन में, और इधर इतना जो रहेगा आर। तो जो मैंने भी डायग्राम बनाया समझाया वही बात यहाँ पे है। अपवर्तन के नियम। अब अपवर्तन के नियम पढ़ने से पहले मैं आप लोगों की कॉपी में एक चीज वैल्यू एडिशन करा दे रहा हूँ, उस वैल्यू एडिशन को जोड़ लें, फिर अपवर्तन के नियम की बात हम करेंगे। अब आज की क्लास का अगला बिंदु, कोई आपसे पूछ ले कि अपवर्तन का कारण क्या है, कोई अगर आपसे पूछे कि अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन आखिर में होता ही क्यों है, अपवर्तन का कारण तो अभी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी बोर्ड पे लिख देता हूं कि अपवर्तन का कारण क्या है। तो हम बोलेंगे प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में, प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना ही, प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना ही, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना ही या भिन्न भिन्न होना ही, अलग अलग होना ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। यहाँ एक बात ध्यान रख लेना कि अगर प्रकाश जो है सघन माध्यम में, ये भी पहले बता चुका हूँ, सघन माध्यम में तेज चलती है और विरल माध्यम में धीरे चलती है, सघन माध्यम में धीरे चलती है। जितना माध्यम सघन रहेगा उतना धीरे चलेगी, और जितना विरल माध्यम रहेगा विरल माध्यम में तेज चलती है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। और इसलिए मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि प्रकाश जो है, प्रकाश की चाल अगर हम देखने लगें तो निर्वात में सबसे तेज होती है, पहले करा चुका हूं बट कंटेक्स्ट उभरा तो कर लेते हैं। निर्वात में सबसे तेज, निर्वात में प्रकाश सबसे तेज चलेगा, द्रव में, गैस में थोड़ा कम, उससे गैस में थोड़ा सा कम, लगभग बराबर ही रहता है लेकिन लगभग थोड़ा सा कम रहेगा।
द्रव में जाएंगे तो द्रव में और कम हो जाएगा, और कम होगा, और जितना ज़्यादा ठोस में जाएंगे उतना ठोस में सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। और अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई तो ये भी समझ लेना है कि जब प्रकाश तेज चलने वाले माध्यम से, तेज चलने वाले माध्यम से, तेज चलने वाले माध्यम से धीरे वाले माध्यम में जाएगा, धीरे चलने वाले माध्यम में जाएगा, धीरे चलने वाले माध्यम में प्रवेश करेगा, प्रवेश करेगा तो पक्का है क्या करेगा, तो अभिलंब की ओर झुकेगा, तो अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुकेगा, तो अभिलंब की ओर झुकेगा। ये आपको एकदम दिमाग में रखना है। और इसका उल्टा आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, इसका उल्टा भी दिमाग में रख लेना कि धीरे चलने वाले माध्यम से तेज चलने वाले माध्यम में जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, वो अभिलंब से दूर भाग जाएगा, अभिलंब की ओर नहीं झुकेगा बल्कि अभिलंब से दूर जाएगा। इसका जस्ट उल्टा कर लोगे तो बन जाएगा। ये हालांकि आपको ऑलरेडी आ रहा है, ये आपको ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार माइंड में आपके ला दे रहा हूं जिससे कि आप भी ऐसे कोरिलेट करके निष्कर्ष माइंड में निकाल लिया करो। कई बार चीजों को पढ़ने के बाद हम समराइज नहीं कर पाते, इसके कारण वो दिमाग में इधर उधर फैल जाते हैं, मजा नहीं आता है। तो पढ़ने के बाद एक समराइज, एक जनरल उसका फॉर्मूला अपने हिसाब से बना के रख लेते हैं तो लंबे समय तक माइंड में बना रहता है बात। अब इतनी बात समझ में जब आ गई तो लोगों ने पूछा कि भैया जो अपवर्तन होता है, इस अपवर्तन का भी कोई नियम होता है या नहीं होता है? क्योंकि ऐसे तो हम सब ठीक है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, लेकिन पूछने वाले लोग तो ये भी पूछेंगे ना कि अपने रास्ते से कितना भटकती है, कब कितना भटकती है, इसका कोई नियम दो हमें कि प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो रास्ते से विचलित होगी, लेकिन जब रास्ते से विचलित होगी तो कितना विचलित होगी, कितना भटक जाएगी, ये एग्जैक्ट वैल्यू भी तो हमको मिल जाए तभी तो आपका नियम नियम है, नहीं तो नियम किस काम का है? तो इस बात को हम बोलते हैं कि ये अपवर्तन का नियम है। और इसको नियम में किस तरीके से पिरोना है हम देखते हैं। एक विद्वान इसमें स्नेल नाम के आएंगे, वो भी अपना नियम बताएंगे, तो बड़ा ध्यान से समझिए इस बात को। अगला हम बात कर रहे हैं अपवर्तन के नियम। अगला जो बात रहेगी उसको हम हेडिंग डालेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या लॉज ऑफ कर सकते हो, बहुवचन करेंगे, एक नहीं, बहुवचन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बात आती है कि अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं। तो पहला नियम तो एकदम वही पहले जैसा है। फर्स्ट लॉ को मैं सीधे लिखता हूं, आपके दिमाग में जो बैठी होगी बात वही दिखाई देगी। और एक बार समझ के देखिए कि क्या है पहला नियम। पहले बोर्ड पर समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। बोर्ड पर समझ लेते हैं पीछे वाली बात को, यहां देखकर डायग्राम, कि इसमें उन्होंने ये बोला कि भाई देखो जो अपवर्तन होता है इसमें भी क्या, तो एक बात सेम रहती है क्या कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं या तीनों बिंदुगामी होते हैं, एक ही बिंदु से जाते हैं, या तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीन तरीके से ये बात बोल सकते हैं। क्या तीन तरीके से बात?
कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित होते हैं। और इसको अच्छा करना है तो तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ये भी ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हो कि तीनों बिंदुगामी होते हैं, एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। और तीनों बातें बस कान पकड़ने का तरीका अलग अलग है कि कभी ऐसे पकड़ ले रहे हैं, कभी ऐसे पकड़ ले रहे हैं, कभी ऐसे पकड़ ले रहे हैं, बात एक ही है। तो पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात अभी लिखेंगे इसको और ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि जब परावर्तन हम पढ़ रहे थे, क्यों ना मैं आपको एक बार परावर्तन पे ले चलूं, हालांकि बहुत पीछे होगा वो, लेकिन ले चलता हूं। परावर्तन जब हम पढ़े थे तो उसमें बड़ा सिंपल बात एक समझ में आ रही थी। क्या समझ में आ रही थी? ये बीच में जगह कैसे छूट गया? अरे बहुत जगह छूट गया है, यहां लिखना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट। अच्छा हुआ ये मैं देख लिया, काफी पेज छूटा है। नेक्स्ट पेज। और अरे बहुत पेज छूटे हैं भाई, तुम लोग बताए भी नहीं। नेक्स्ट पेज पे जाना है, ठीक है। ये 3 पेज छूटे हुए थे। अब हम बात करते हैं आगे। अगर अपवर्तन की बात हम कर रहे थे तो थोड़ा सा एक बार देख लें उसको, काफी पीछे है क्या। अपवर्तन, समतल दर्पण आ गया, मिरर। हाँ, अपवर्तन में जब हम नियम पढ़ रहे थे तो इसमें क्या देख रहे थे कि आपतन कोण, अपवर्तन देखो, आपतन कोण जितना है उतना ही क्या है, परावर्तन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण एकदम बराबर होते हैं। और वो बनाते समय डायग्राम प्रैक्टिकल करते हैं तो दिखता भी है कि हाँ दोनों बराबर हैं, लेकिन उसमें ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है पहले ही समझा दिया हूं। आप देख रहे हो कि एक बार आर बड़ा है, एक बार आई बड़ा है। अभी हमने बड़ा स्पष्ट ये बात देख लिया, इसलिए नियम पढ़ाने से पहले आपको ये बात समझाया कि एक बार आर बड़ा है, एक बार आई बड़ा है, तो दोनों आपस में बराबर तो हैं ही नहीं, तो ये नियम तो हम लगा नहीं सकते। ये नियम हमारे लगाने से रहा नहीं। यहाँ पे स्पष्ट देखो कि हमने देखा कि एक बार आई बड़ा हो रहा है तो दूसरी बार कौन बड़ा रह रहा है, आर। मतलब आई और आर आपस में बराबर तो नहीं होते हैं, ये बात एकदम फिक्स हो गई है। तो फिर क्या होगा, इसका एक नियम दिया गया और वो विद्वान था स्नेल। अभी बताता हूं मैं। अपवर्तन के नियम में पहला नियम क्या लिखेंगे कि अपवर्तन की प्रक्रिया में आपतित किरण, अपवर्तन की प्रक्रिया में आपतित किरण, कॉमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अब इसी बात को कुछ लोग क्या बोल देते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं कि समतली होते हैं। सम मतलब इक्वल, एक ही तल पर समतली होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं संगामी हो जाते हैं, एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। अब जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। दूसरा नियम क्या होता है कि दूसरे नियम में ये कहा जाता है कि भैया जब आई और आर इसमें बराबर नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, साइन। ध्यान रख लेना कि त्रिकोणमिति जब पढ़े होंगे आप लोग
तो त्रिकोणमिति में SINE, जब E हटता है तो थीटा लगता है। अकेला SIN का कोई मतलब नहीं होता है गणित में, लेकिन हम क्या करें, रटना हमारी फितरत हो गई है और रटवाना कुछ लोगों की फितरत हो गई है। कुछ लोगों, क्या शिक्षक की फितरत हो गई है जो पढ़ा रहे हैं। हो सकता है मैं भी अगर आपको रटवाऊं तो मेरी फितरत हो गई है। तो रटना बच्चों की फितरत हो गई है और रटवाना फितरत हो गई है किसकी? शिक्षक की। और ये दोनों रटने और रटवाने वाले मिलकर भारत को विश्व गुरु बना देंगे, मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि शिक्षक ये नहीं सोचता कि पढ़ाते समय मैं थोड़ा सा चीज़ों को प्रैक्टिकली समझाऊं, क्योंकि उसको जल्दी है और स्टूडेंट को उससे थोड़ी सी और जल्दी है। वो पूरा MPPSC का कोर्स 45 दिन में खत्म करने के लिए आया हुआ है। मात्र 45 दिन संपूर्ण कोर्स। तर्क ही नहीं है, तर्क ही नहीं है दिमाग में कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है। 24-24 घंटे पढ़ लोगे तब भी नहीं पॉसिबल है, और तुम्हारा दिमाग उसके लिए तैयार है? क्या उतनी दिमाग की क्षमता है? जो कंप्यूटर है कि जितना मन करता डेटा डाल दो, उसमें भी मेमोरी फुल हो जाती है। इसकी मेमोरी फुल नहीं होगी, लेकिन इसकी डाइजेस्ट करने की क्षमता है, वो मर जाएगी, नहीं डाइजेस्ट करेगी, फिर रटना पड़ेगा। 45 दिन में लिखेंगे और 450 दिन तक उसको याद करेंगे। ये पढ़ाई काम की नहीं है। टॉपिक पे आए तो साइन, SINE, साइन को ऐसे लिख रहे हो तो करेक्ट है ये, और जब इसमें कोण लगा रहे हो तो फिर E हट जाता है साइन थीटा। खैर मैं आपको गणित यहां पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, बस समझ लो कि साइन को हम बोलते हैं ज्या, साइन का नाम होता है ज्या, और कॉस का नाम होता है क्या? कोज्या। कॉस का नाम होता है कोज्या। वैसे कॉस शॉर्ट नेम है, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। साइन कॉस टेन, टेन छोटा, टेन शॉर्ट नेम है, कोण के साथ आता है तब टेन। अदरवाइज इसका नाम क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं टेन, और आगे थीटा लगा देते हैं तो हटा देते हैं, टेंजेंट थीटा कोई नहीं बोलता। बट हिंदी नाम इसका होता है स्पर्शज्या। मेरे पास जगह नहीं है, आगे की चीज़ आप लोगों को पहले भी शायद बताया गया होगा। आप एक बार बाकी तीनों का और ढूंढ लीजिएगा। व्युज्या कौन है, को व्युज्या कौन है, या आप बना लीजिएगा को स्पर्शज्या कौन है, नाम मैंने बता ही दिया। तो साइन को बोलते हैं ज्या। अब हिंदी माध्यम से हम पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे क्या कि आपतन कोण की ज्या, ये विद्वान स्नेल ने बताया कि आपतन कोण की ज्या किस घटना में? अपवर्तन की घटना में। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। अनुपात गणित में हम लोग देखेंगे अनुपात होता भी क्या है एग्जैक्ट। अभी तो बस डिवाइड समझ लो कि डिवाइड कर लेते हो उसको अनुपात बोल देते हो, लेकिन अनुपात मतलब दो समान राशियों की तुलना करना होता है, दो एक जैसी राशियों की तुलना करना होता है, वो गणित में है भी आपके। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, रेशियो का अनुपात सदैव सदैव, यहां ध्यान रख लेना है कि ऊपर ये भी लिख देना कि किसी माध्यम के जोड़े के लिए, किसी माध्यम के जोड़े के लिए, तब जाके आपका जोड़ा मतलब पेयर, किसी माध्यम के जोड़े के लिए, माध्यम के जोड़े के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहता है, या इसी को बोल सकते हो का अनुपात सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है। और अभी इसकी ऑपरेशन आगे अभी और इस पे करने वाले हैं। ये किसी माध्यम का जोड़ा मतलब क्या? जैसे एक माध्यम आपने लोहा लिया है और दूसरा माध्यम आपने कांच लिया है, और लोहे को, और लोहे के भी कई रूप हैं, हमें उसकी सघनता और विरलता में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए कि कहीं एक लोहा थोड़ा
विरल टाइप का, थोड़ा सा कम क्वालिटी का है, और एक ज़्यादा सघन, ऐसा नहीं, फिक्स जो लोहा यहाँ लिए हो और जो कांच यहाँ लिए हो, इस लोहे और कांच के बीच अगर इसमें से इसमें आए प्रकाश या इसमें से इसमें जाए, तो उस समय आप आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या को अगर भाग दोगे, साइन को भाग दोगे, तो हमेशा वैल्यू सेम आएगी। मतलब ज्या मतलब साइन ज्या आई बटा ज्या आर, और बराबर क्या आएगा, हमेशा एक नियतांक आएगा, हमेशा एक नियतांक आएगा। इस नियतांक का नाम हम क्या दिया करेंगे, अपवर्तनांक। अगले पेज पर यह बात समझाता हूं कि ये क्या है, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो समझते हैं इस बात को थोड़ा सा और ढंग से, क्या बात है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा समझते हैं क्या है। देखो उसने क्या बता दिया कि अगर एक कोई जोड़ा ले लिए हम, ये हमारा AB एक अपवर्तक पृष्ठ है, और यहाँ पे हमने मान लो लोहा ले लिया, लोहा है, और यहाँ पे हमने कांच ले लिया। आप समझ गए होंगे आपकी कांच विरल का यहाँ काम करेगा, क्योंकि कांच उतना सघन नहीं होता है जितना सघन लोहा होता है, तो लोहा हो गया सघन। लोहे से कांच में प्रकाश की किरण जा रही है, ये प्रकाश की किरण आई PQ, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अभिलंब डाल देंगे और ये अपने रास्ते से और दूर चली जाएगी। मतलब अगर माध्यम नहीं बदलता तो ये ऐसे सीधे जाती, लेकिन माध्यम के बदलने से ये अपने रास्ते से भटकेगी और इस अभिलंब को मानक बनाकर और दूर हट जाएगी। ये तो ये आ गया QR, इसको दिमाग में पकड़ना है। ये वाला पूरा कोण क्या है, आपतन कोण I, ये वाला पूरा कोण क्या है, R पूरा। तो क्या कहा जाता है इसमें कि साइन I, अब ज्या को साइन ही लिखता हूं, साइन I बटा में साइन R बराबर क्या होता है, एक नियतांक रहेगा, और इस नियतांक को हम बोलते हैं क्या, अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक केवल बोलते हैं तो आधा अधूरा ज्ञान है, ये भी ध्यान रख लो। केवल अपवर्तनांक अगर हम बोल रहे हैं तो ये आधा अधूरा ज्ञान है, इसको पूरा मैं कर रहा हूं। देखो कैसे पूरा होगा, तो इसको हम बोलते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष जहां से आ रही है प्रकाश, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये इसका नाम होता है। जहां से चल के आ रही है उसके सापेक्ष दूसरे का, मतलब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ये किसका अपवर्तनांक है, तो बोलोगे इस अपवर्तनांक किसका है, कांच का है। जिसमें आएगी ना उसका अपवर्तनांक है, और किसके सापेक्ष है, किससे तुलना करके ले रहे हैं वो हम, तो पहले वाले के, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है। और ध्यान रख लो कि अपवर्तनांक को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, अपवर्तनांक जो है उस अपवर्तनांक को मैं यहां लिख दूं कि अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू थोड़ा ऐसे खींच लो, म्यू पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। कई बार लोग n से भी करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, कई बार लोग इसको n से भी करते हैं, स्मॉल n से। तो अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान रख लो कि अपवर्तनांक को अगर म्यू से प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसको भी दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहला हो जाएगा 1μ2 मतलब क्या हो जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1μ2। कुल मिला के कोई पूछे कि किसका अपवर्तनांक, तो दूसरे का है ये, पहले के सापेक्ष।
और अगर 2μ1 लिख देते हो ऐसे, तो इसका 2μ2 तो हो ही नहीं सकता ना। 2μ1 अगर लिख देते हो तो इसको क्या बोलोगे? दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो यह आपको दिमाग में रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इंग्लिश में इस बात को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये डिपेंड करता है जोड़े पर कि दोनों माध्यम का जोड़ा कौन सा है, उस जोड़े के अकॉर्डिंग ये बात बनती है। तो दूसरा नियम आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, और इतनी बात समझ में आ गई तो भोंपू बजाना बनता है। भोंपू नहीं बजाएंगे तो मुझे, वैसे ही आप लोग दूर दूर बैठे हैं, समझ में नहीं आएगी बात, तो आप भोंपू बजाएं कि आपको कहानी एकदम क्लियर हो रही है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन आया है उसको पहले देख लें। एमपीपीएससी में तो सर वो क्वेश्चन ही तो ऐसे पूछता है जिसमें रट्टा मार के सॉल्व हो जाते हैं। एकदम गलत है। रट्टा मार के, ये बात सही है कि वो सीधे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो सीधे क्वेश्चन क्यों गलत करते हैं लोग? फिर पेपर 3 या अन्य पेपर क्यों फिर लोग बोलते हैं कि बड़ा टफ आ गया था, क्वेश्चन बिगड़ गया, ये हो गया। अगर ऐसा होता तो रट्टा मार के आंसर कर लेते लोग। क्यों नहीं आंसर रट्टा मार के आंसर हो जा रहा है? रट्टा कितने मार लोगे? मैं एक बार ये मान लेता हूं कि रट्टा मार के आंसर निकल जाएगा, आप निकाल ले रहे हो एग्जाम, लेकिन जब आपके पास एक लिमिटेड सिलेबस रहे तो रट्टा मार लोगे ना। रट्टा मारने की एक सीमा भी तो है। और क्या हर साल रट्टा मारोगे? अगर समझ लिए हो ध्यान से तो उसको रिवाइज करना बड़ा आसान रहेगा, और नहीं समझे हो तो रिवाइज कैसे करोगे? रट्टा मारने की भी तो सीमा है ना। आपको मैं थप्पड़ अगर मारने लगूं, इमेजिन कर लो, तो थप्पड़ सहने की एक क्षमता है ना। एक क्षमता के बाद आप हाथ पकड़ लोगे टीचर का या किसी भी व्यक्ति का, आप भी 2-4 थप्पड़ मारने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपकी सहन क्षमता बाहर हो गई। वैसे ही दिमाग पर आप लोग थप्पड़ मारे जा रहे हैं। हम दिमाग पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं, और दिमाग बेचारे के पास हाथ भी नहीं है, लेकिन फिर वो बोलता है कि मैं नहीं रटेगा। वो भी पुष्पा बन जाता है, बोल देता है मैं याद ही नहीं करेगा, तुम रटो। और दिन भर लेटे रहते हैं किताब पर, लेकिन कुछ याद होता नहीं है। वो बोल देता है अपने तरीके से कि भैया हमारी क्षमता खत्म हो गई है, अब मैं नहीं रटने वाला। तुम कुछ समझते हो नहीं, केवल रट्टा मारते रहते हो कि गांधी जी के पापा का नाम ये था और भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने वाले ये थे और अपवर्तन का नियम ये है। तो फिर वो परेशान हो जाता है कि हमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा इसमें समझने का। सिविल सर्विसेज एग्जाम मतलब समझना। क्वेश्चन पूछने की प्रकृति अलग अलग स्टेट की सिविल सर्विसेज में थोड़ी अंतर आ सकती है, लेकिन रट के एग्जाम नहीं निकलेगा। वो इक्का दुक्का किसी महान आत्माओं का हो जाता है, कभी कभी तो हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 3 चरण हैं, एक चरण है नहीं इसमें, तीनों चरणों को क्रॉस करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये रट्टा तो मारना है, लेकिन रट्टा कितना मार लोगे? अभी जितनी बात मैं तुमको समझाया, ये सारी बातों को मैं केवल लिख के दे दूं, आपको लिखवा दूं और बोर्ड पे समझाऊं नहीं, मार लोगे रट्टा और एग्जाम के दिन उसको निकल जाएगा। उस एग्जाम के दिन आपके दिमाग से वो आ जाएगी बात। यूपीएससी से तुलना करना गलत है, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने की प्रकृति अलग है, एमपीपीएससी के पूछने की प्रकृति अलग है, बीए एग्जाम की प्रकृति अलग है, 12th की अलग प्रकृति है। लेकिन समझे रहेंगे तभी तो लिख पाएंगे, कितना रट लेंगे। तो इसलिए सही दृष्टिकोण पकड़ना जरूरी है। हमको हमारे आसपास रहने वाले हमेशा चाहेंगे कि आप भोंदू बने रहें, जिससे कि बार बार हर 1 साल हर 6 महीने बाद हमारे पास आएं और पहली बार 50 दिए हैं तो दूसरी बार 10 ही दें। क्या दिक्कत है? दक्षिणा 10 में कोई दिक्कत है? तो हमारे आसपास के लोग हमको भोंदू बनाने के लिए पूरा प्रयत्न करते हैं कि आप हमेशा भोंदू ही रहें। और भी कोई शब्द हो तो आप लोग बताइए, जिससे कि आप बार बार आकर हमें कुछ दक्षिणा देकर जाएं। अगर आप
चीज़ों को खुद, और आप बनते हैं, ये बड़ा दुख की बात है, ग्रेजुएट होकर बनते हैं। समझना जितना सिलेबस है उतना समझना तो आवश्यक है ना। ये कोई IIT जेईई नीट की बात तो है नहीं कि विशेष अध्ययन किया जा रहा है। अपवर्तनांक, स्नेल का नियम तो अपवर्तन आया है तो पढ़ना ही है ना, लेकिन स्नेल का नियम केवल 2 लाइन में याद किए हुए हैं। वहां जाने के बाद ये पूछ लिया कि यही बात बना के पूछ लेता कि किस माध्यम के सापेक्ष ये किसका अपवर्तनांक है। इसमें मैं पूछने लगूंगा आपसे कि किसका अपवर्तनांक है, बताओ। ये म्यू, मैं यहां पे केवल इसे म्यू दिखा दूं, बोलूं कि ये म्यू इनमें से किस माध्यम का अपवर्तनांक है, तो आप बोलोगे लोहे का अपवर्तनांक है, क्योंकि आप समझे तो हो ही नहीं। आप बोलोगे कि कांच का अपवर्तनांक है, तुक्का लगाओगे, जबकि एग्जैक्ट बात नहीं बता पाओगे कि ये लोहे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, लेकिन एग्जैक्ट है तो कांच का ही है, सापेक्ष भले ही किसी और के हैं। समझने का काट कहीं भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक बड़ी और एक सिंपल सी बात हम यहां करें आगे, और फिर निकलते हैं इस पॉइंट से। देखो, अगला बात, मेरा पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में देखना, आने वाले समय में 100% आप लोगों से कभी प्रकाशिक तंतु जरूर पूछेगा, वो ऑप्टिकल फाइबर जरूर पूछेगा। देख लेना, आने वाले 1-2 सालों में प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर जरूर पूछेगा, और सिलेबस में कहीं लिखा नहीं है, और फिर सरप्राइज होकर आएंगे लोग, सर पढ़ा हुआ लिख के याद करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद देखो पढ़ो तो लगता है कि सब नया है, कोई सॉल्यूशन बता दीजिए ताकि लंबे समय तक याद रहे सब्जेक्ट। अब जो ये मैं कर रहा हूं इसको लंबे समय तक ही याद रहेगा, यही सॉल्यूशन है। इसको भूल के देखना कि इसको भूल रहे हो क्या, यही सॉल्यूशन है। अब करके देखना, अब जो ये पढ़ लिए हो इसको बस कंटिन्यूअस 2-4 दिन तक, 5 दिन तक देखते रहो, और हर 1 महीने के बाद एक बार देख लो। जो रूपरेखा चीजें बनाई जाती हैं उसको पलट के देख लो। एटलीस्ट जो बोर्ड वाली बातें हैं इसको ही कीवर्ड बना के कहीं शॉर्ट में लिख लो, और केवल देखते रहो। शुरू में 4-5 दिन 6 दिन लगातार देखो, जिससे कि दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए। देखो मतलब वीडियो नहीं, वीडियो तो लेक्चर रिकॉर्ड है कि हर 2-2 घंटे के लेक्चर हैं, सारे लेक्चर रोज थोड़ी देख पाओगे, क्या मतलब, समय की बर्बादी। वीडियो एक बार लाइव क्लास में पढ़ रहे हो, वीडियो रिकॉर्डेड है, जब लगेगा कोई बात एकदम नहीं समझ में आ रही है तो वहां जाके देख लेना। आप जो नोट्स बना रहे हो उसको 5-7 दिन तक लगातार एक बार पढ़ो, थोड़ा थोड़ा देखो, और उसके बाद महीने में 1.5 महीने में 1-2 बार करते रहो, फिर साल में 1 बार करोगे तब भी नहीं भूलोगे। यही इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन और कुछ नहीं है। समझे हुए हो तो याद रहेगा, देखोगे याद आ जाएगा, अरे यार हाँ अपवर्तन पढ़ा तो हूँ, डेल्टा बड़ा क्यों होता है हमको पता तो है, नहीं है तो एक बार थोड़ा सा कॉपी में पढ़ लिया कि क्या है। वहां भी नहीं समझ में आया तो आपको ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए मिल रहे हैं कि क्लास भी हो रही है लाइव, रिकॉर्ड भी हो जा रहा है, आप जाके वहां देख ले। एप्लीकेशन पर 2.5 का स्पीड भी मिलता है आपको, 2.5 के स्पीड में देख लो, क्योंकि पहले से क्लास पढ़े हुए हो तो आपको 2.5 के स्पीड में भी बात समझ में आएगी। क्योंकि अभी तो हम एकदम सिंपल एक एक बात को चर्चा करते हुए निकल रहे हैं, तो ये बेहतर सोल्यूशन है, यही सोल्यूशन है। ये काम नहीं किए हैं अभी तक आप लोगों ने, इसलिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहाँ क्या बताने वाला था उस पर चलता हूं कि ये माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। अब थोड़ी बात आपको यहां ये समझ लेनी है कि अगर ये लोहा है, बात समझ में आई, बजाओ भोपू अगर बात समझ में आई तो। इसको भी तो भूल के देखो, इसको भी तो चीजें करके देखो, कंटिन्यूटी। लेकिन सिर्फ क्लास में आज सुना और इतना आप पारंगत अभी दिमाग से नहीं हो पाए हैं कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूटी में थोड़ी सी जैसे वो पढ़े हो ना, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, थोड़ी सी रस्सी आपको खींचनी पड़ेगी दिमाग पे कुछ दिनों तक, ये वाली रस्सी, और फिर निशान पड़ जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेशन की आवाज आप लोगों को आ रही होगी, कुछ कोई कॉल आ रहा है। लोहे से कहां जा रही है? लोहे से जा रही है ये कांच में। अब जो जा रहा है वही, तो लोहे से कांच में। तो लोहे से कांच में जब प्रकाश गई
तो उस समय जो अपवर्तनांक निकल रहा है, सीधे मैं अपवर्तनांक बोलूंगा। तो इस अपवर्तनांक को मैं नाम दे रहा हूं क्या, 1μ2। पहला माध्यम लोहा है, दूसरा माध्यम कांच है, तो 1μ2 अपवर्तनांक। और 1μ2 है क्या, तो साइन आई बटा साइन आर। आई किस में बना है, लोहे में, और आर किस में बना है, कांच में। ये आई और ये आर। एक बात ध्यान रख लेना कि अपवर्तन का एक बड़ा बढ़िया नियम यह भी है कि अब उल्टा कर दो। अब इसको तुम ले जाओ कांच से लोहे में। मैं नीचे लिखता हूं जिससे कि आपको एकदम बात क्लियर समझ में आए। कांच से लोहे में ले जाओ, कांच से लोहे में ले जाओ। ये इधर से डालता हूं, ये प्रकाश की किरण आपतित, यहां अभिलंब, कांच यहां है और ऊपर लोहा है, कांच यहां है और ऊपर यहां पे लोहा है। तो कांच से लोहे में ले जाओगे तो लोहा सघन है, तो अब ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। यहां अभिलंब की ओर ऐसे झुक गई। ये आई अब हो गया और ये क्या हो गया, आर हो गया। तो अब क्या आ जाएगा, अब देखोगे यहां पर क्या बन जाएगा, तो साइन, ये आ गया आई, साइन आई बटा में साइन आर बराबर क्या बन जाएगा, 2μ1। क्या बन रहा है ये, इसको दूसरा माध्यम ही अभी मान के चलते हैं, हमने उल्टा कर दिया बस बात को। तो 2μ1, या 2μ1 ना बोलोगे तब भी ऐसा बोल सकते हो, ये 2μ1 ही बोलो अभी। मतलब सीधा है कि हम यहां से ये बात बोल सकते हैं, बस इतना समझ लो कि 1μ2 बराबर क्या होता है, 1/2μ1। उल्टा करेंगे तो अगर हमको एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक पता है, तो दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक निकालना है, तो 1 बटा करके उस चीज को भाग दे दो, तो ये बन जाता है क्या, अपवर्तनांक। अब लगे हाथों एक और बात कर लें, फिर नोट पे चलेंगे। एक और शब्द आता है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। एक शब्द और सुनने को मिलता है हमको कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। थोड़ा निरपेक्ष अपवर्तनांक देखते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। एक शब्द और आपको सुनने को मिलेगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और ऐसी बेसिक छोटी छोटी बच्चों वाली बातें हमको नहीं पता है, और हम ख्वाब देख रहे हैं कि हम एसडीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए। अरे कैसे बन जाओगे यार, जब एकदम बच्चों वाली बात, तुमको छठी से लेकर 10वीं क्लास तक की बात को तुम ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, तुम समझने का प्रयास ही नहीं करते हो। तुम पता चलेगा कि जब प्रशासन करोगे, कहीं पर झगड़ा हो रहा है, वहां तुम समझने का प्रयास ही नहीं करोगे। रटे हुए हो कि झगड़ा कर रहे हैं लोग, जाकर दो डंडा बजा दो, दो डंडा बजा दिए, जबकि वहां पे मान लो झगड़ा हो ही नहीं रहा था, कुछ और ही चीज हो रहा था, बस भीड़ इकट्ठा थी किसी कारणवश, किसी का एक्सीडेंट था, भीड़ इकट्ठा थी। तुम रट लिए थे कि जहां भीड़ इकट्ठा होती है वहां पे झगड़ा होता है, जाके दो डंडे सबको मार दिए, जबकि वहां पे ऑलरेडी किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको उठा रहे हैं लोग, चीजें कर रहे हैं, उस कारण भीड़ बनी है। दिमाग से तुम सोचोगे ही नहीं, सोचना जरूरी है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है कि जो दो माध्यम हैं ए बी, जो ये हमारा पृष्ठ है, इस दो माध्यम में से अगर एक माध्यम वायु है और पहला माध्यम वायु है, तो दूसरा माध्यम कुछ भी हो, दूसरा माध्यम कुछ भी हो, दूसरा माध्यम कुछ भी रहे, और कुछ भी रहे तो मैं यहां पे ले लेता हूं कांच। अभी कांच, तो प्रकाश किरण जब वायु से चल के कांच में आएगी, कांच सघन है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। अब ये कहानी तो हमने पढ़ ही लिया है। तो ये आई और ये आर, तो ध्यान रख लेना कि हमेशा अपवर्तनांक दूसरे वाले का होता है पहले के सापेक्ष। तो यहां अगर म्यू निकालोगे, यहां साइन बटा में साइन आई बटा में साइन आर निकालोगे, तो ये क्या कहलाएगा, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। या इसी को अगर वायु को ए दिखा दें, एयर, और कांच को अगर हम ग्लास जी दिखा दें,
तो क्या बन जाएगा ए म्यू जी। और ध्यान रख लो कि जब वायु पहला माध्यम रहे तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। यह आपको दिमाग में रखना है कि इसको हम बोलेंगे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब जब प्रकाश किरण वायु से चलकर किसी अन्य माध्यम में जाती है तो उस समय जो अपवर्तनांक निकलता है अन्य माध्यम का वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। जब कोई प्रकाश किरण वायु से किसी अन्य माध्यम में अपवर्तित होती है तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, क्योंकि पहला माध्यम क्या था, पहला माध्यम उसमें वायु था। तो वायु के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब बोलोगे सर ऐसा हो सकता है क्या कि कांच से वायु में जाए तब निरपेक्ष बोले? नहीं, पहले वायु में चलनी चाहिए फिर दूसरे माध्यम में, तभी निरपेक्ष होगा। और बोलोगे फिर दूसरा कौन, निरपेक्ष के अलावा दूसरा होता है सापेक्ष। तो सापेक्ष में क्या होगा, ध्यान रख लेना कि सापेक्ष तो पीछे हमने देखा ही, रिलेटिव बोलते हैं इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और निरपेक्ष को हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो सापेक्ष तो पीछे आप देख ही रहे थे, सापेक्ष तो अभी हमने पीछे देखा ही कि लोहे से कांच में गया तो कांच का अपवर्तनांक निकलेगा लोहे के सापेक्ष। कांच से लोहे में गया तो कांच के सापेक्ष निकलेगा लोहे का। जिसमें जाएगा ये इसके सापेक्ष इसका बनेगा। ध्यान रख लेना कि जिसमें पहले चल रही है उसके सापेक्ष, जिसमें बाद में गई दूसरे का, तो ये सापेक्ष। और निरपेक्ष में फिक्स है, निरपेक्ष में फिक्स क्या है कि अगर वायु के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अगर निकाल रहे हो तो उसको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, वायु के सापेक्ष बोलने की जरूरत नहीं है। आप केवल निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल सकते हो कि ये कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। इतनी बात क्लियर हो गई तो भोंपू बजाओ। इतनी बात अगर एकदम क्लियर हो गई है तो भोंपू बजाइए। चलो आगे देखते हैं। इतनी बात अगर क्लियर हो रही है तो हम एक बार लिखने वाला काम देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की कहानी पर बढ़ेंगे। इतना सेव हो गया और अब मैं लिखने वाला पोर्शन फिर लेके आता हूं आपको, जिससे कि नियम एक बार और क्लियर हो जाए। अब सोचो ना यार कि आपके दिमाग जिस तरीके से कैच कर सकता है, हम लोग उस स्तर पर धीमे चल रहे हैं, जरा सा भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर उस बात को जो लिखना है बोल के या तो लिखवाता या बोर्ड पे दिखा रहा हूं। तो अपवर्तन के नियम, पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यही समझाया। दूसरा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, ये भी ध्यान रख लेना कि दोनों प्रकाश की किरणों का रंग भी सेम होना चाहिए। जो प्रकाश की किरण लाल जा रही है तो लाल ही रहे, नीला ना हो। तो एक निश्चित रंग के लिए, मतलब माध्यम का जोड़ा तो फिक्स रखना ही है, लोहा कांच तो लोहा कांच, और रंग भी फिक्स रखना है। ऐसा नहीं कि उसी लोहे कांच पर अगर ग्रीन रंग का अगर डाल दोगे लाइट तो हो सकता है कि अपवर्तनांक अलग आ जाए, लाल रंग का अपवर्तनांक अलग आ जाए, नीले रंग का अपवर्तनांक अलग आ जाए, पीले रंग का अपवर्तनांक अलग आ जाए, आगे हम देखेंगे भी। तो रंगों पर भी डिपेंड करता है कि एक ही रंग लेना है बार बार तो अपवर्तनांक फिक्स हो गया, उस रंग का अपवर्तनांक फिक्स रहेगा। देखो, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, और मैं आपको बताया था कि रंग दिखाते हैं क्यों है, तरंगदैर्घ्य के कारण। जिस प्रकाश किरण का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है उसका रंग कुछ और रहेगा, मतलब लाल की तरफ बढ़ेगा, और तरंगदैर्घ्य छोटा है तो धीरे धीरे वो बैगनी की तरफ बढ़ेगा। ये भी आगे हम लोग
नोट में जब ये कहानी लेंस पढ़ लेंगे तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल मैं बोला हूँ पढ़ाने को वो भी पढ़ा दूंगा, जो प्रीलिम्स में भी सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा विज्ञान के मौलिक सिद्धांत से। तो किसी प्रकाश के किसी निश्चित रंग और रंग तरंगदैर्ध्य से डिसाइड होता है, तथा निश्चित माध्यमों के लिए, निश्चित माध्यम मतलब वही निश्चित माध्यम का जोड़ा, निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अभी मैं पहले आपको बोल रहा था कि ये बात बताया किसने, तो एक विद्वान था स्नेल, SNELL, स्नेल्स लॉ। मैं उस पर भी लिख दूं बोर्ड पर भी। ये जो नियम बताया गया साइन आई बटा साइन आर हमेशा एक जोड़े के लिए और एक विशेष रंग के लिए उस जोड़े पर फिक्स रहता है। इस बात को बताने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? ये जो नियम बताया है इस नियम को अच्छा दूसरा माध्यम के जोड़े के, हाँ ठीक है, इस नियम को बताया किसने है? तो एक विद्वान है स्नेल्स। तो स्नेल्स लॉ भी इसको बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। नोट को पहले मैं आपको पढ़ दूं कि उसमें कोई वर्ड वगैरह का, क्योंकि राइटिंग मेरी नहीं है तो वर्ड वगैरह में दिक्कत हो तो दिक्कत ना जाए आपको। अब स्नेल का नियम कहते हैं साइन आई बटा में साइन आर बराबर नियतांक, इस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। पहले समझा दिया, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1μ2। अब बताती है कि दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक अगर लिखना है तो बोलते हैं 2μ1, और 2μ1 होता है 1 बटा में 1μ2। यहाँ नोट में इतना लिख दिया गया, मैंने उसको समझाने के लिए आपको पूरा बोर्ड पे एक्सप्लेन करके यहाँ आया हूँ। अब आ रहा है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। देख रहे हो, लिखने में इसको बोल के लिखवाता तो कितना मिनट लगता, 10 मिनट मैक्सिमम अगर धीरे धीरे लिखोगे तो। लेकिन लिखने से मतलब नहीं है, दिमाग को समझे की चीजें हैं क्या। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है? जब प्रकाश की किरण वायु से किसी अन्य माध्यम में गमन करती है तो वायु के सापेक्ष किसी भी अन्य माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे केवल म्यू से प्रदर्शित करते हैं। केवल म्यू अगर दिखाया है कि कांच का अपवर्तनांक म्यू इतना है तो समझ जाओ कि वायु के सापेक्ष हो रहा है। निरपेक्ष अपवर्तनांक को केवल म्यू से दिखाते हैं, केवल म्यू। 1μ2 2μ2 बोलने की आवश्यकता ही नहीं है अगर वो निरपेक्ष है, और निरपेक्ष है मतलब वायु के सापेक्ष है, यह आपको दिमाग में रखना है। अब नोट कुछ यहाँ आ गया है जो मैं आपको बोर्ड पे लिख दिया हूँ। क्रम बदलता रहता है। देखो, हर बैच में पढ़ाते समय थोड़ी सी चीज़ें नयापन हो जाती हैं, कुछ नया हो जाता है, कुछ चीज़ें पहले जो है वो बाद में हो जाती हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इस बैच में मैं यहाँ नोट में लिखवाया हूँ जो पहले आपको बता दिया कि अपवर्तन का कारण क्या है, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। अब बात आता है कि अपवर्तन का दैनिक जीवन में उदाहरण कुछ है क्या? तो अपवर्तन का दैनिक जीवन में बहुत उदाहरण हैं, और कुछ उदाहरण मैं आपको पहले समझा लूँ बोर्ड पर, उसके बाद, या बोर्ड पे मुझे लग रहा है कि इसको केवल पढ़ ही दूँ मैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, और आने वाले समय में आगे हम इस बात को अभी देखेंगे भी जरूरत पड़ेगी। तो पहला क्या है अपवर्तन का दैनिक जीवन में उदाहरण? सबसे पहला तो ये समझ लो, इसमें क्रम बदला होगा, मैं समझा देता हूँ। पहला, तारों का टिमटिमाना। अभी मैं आगे इस चीज को समझाऊंगा अभी कि जो मैंने आपको वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य पढ़ा दिया है, वायुमंडल की परतें पढ़ाया था, यह भी बताया था कि वायुमंडल में जो गैसों का सघनता है वो 32 किलोमीटर तक 99% है, और 32 किलोमीटर के बाद 1% में ही पूरा ऊपर तक फैला हुआ है, और नीचे और भी ज़्यादा है। तो नीचे की परत वायु की क्या है? सघन है। ऊपर की परत क्या है? विरल है। उसके ऊपर की और विरल है, उसके ऊपर की और विरल है। तो हम जब ऐसे रात को तारों को देखते हैं तो तारे क्या होते हैं? अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तारे अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है, अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है वो। तो जब उनके प्रकाश आते हैं ना, तो प्रकाश उनका आते समय किसी माध्यम में आया, माध्यम बदल रहा है तो लगातार टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होकर वो प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंच रहा है। वो जो उनके प्रकाश आ रहे हैं
वो माध्यम बदलने से अपने रास्ते को बदलते हुए हमारे आंखों में एंट्री मार रहे हैं। तो प्रकाश झकझक करते हुए ऐसे आ रहा है तो हमको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं, क्योंकि उनका वो बहुत दूर हैं तो उनका हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देता। सूर्य के प्रकाश उतना टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देता, क्योंकि सूर्य हमारे सबसे करीबी तारा है, और इसलिए सूर्य के करीबी जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी वगैरह पढ़ते होंगे, लेकिन सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु है, तो उसका बहुत ज़्यादा रहता है दिन में, तो हमको चौंध नहीं, मतलब उसमें उस तरीके से नहीं दिखाई देता है टिमटिमाते हुए। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कैमरा वैमरा या कुछ लगाकर तो रोशनी झकझक जगह ऐसे करते रहती है, उसका कारण अपवर्तन ही है। तो तारों का टिमटिमाना इस पर आधारित है। और अपवर्तन का क्या कारण है? इस पेन को ले जाके आप एक ग्लास के पानी में डाल दो, तो जब पानी में डाल दोगे और फिर देखोगे पानी में डाल के, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, एक मिनट, बीपीएससी के प्री में आया था सर की तारों का टिमटिमाना प्रकाश का कौन सा गुण है? तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें कोई भी पीएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी साइंस के लेवल पे कुछ पूछेगा, अगर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के लेवल पर सामान्य अध्ययन से कुछ पूछेगा तो सब बता सकते हो, गारंटी है इसका। टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग संभावित अभी लास्ट में जब पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा तो करेंगे ही। संभवतः आज रात को एक और क्लास होगी इस पर, और अगर कुछ बच गया, गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कुछ बच गया तो कल खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अगले टॉपिक पर आ जाएंगे। समझो। और दूसरी बात, तारों का टिमटिमाना हमको ये बात समझ में आ रही है क्योंकि हमने अपवर्तन पढ़ लिया, तो अपवर्तन से रास्ता बदलेगा, माध्यम जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे विचलित होगी, या तो अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब के पास आएगी तो झकझक झकझक करेंगे, टिमटिमाते हुए दिखेंगे अपवर्तन के कारण। अभी आगे मैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी बताऊंगा, क्रांतिक कोण भी बताऊंगा, जो रूपरेखा में बताया था, बट थोड़ा धैर्य रखो, उपयोग समझ लो यहीं पर। अगली बात क्या है कि इसको पानी में जब डालोगे तो मान लो ये सीधा ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप देखोगे तो आपके आंखों से जो प्रकाश चल रही है ना, ये प्रकाश अभी वायु में चल रही है, तो वायु में बहुत तेज चल रही है, और जब नीचे देखेंगे पानी में तो फिर पानी में घुस गई वो प्रकाश, पानी में भी चलेगी, तो पानी में प्रकाश की चाल धीमी हो जाएगी, पानी में प्रकाश की चाल धीमी हो जाएगी। तो धीमी होगी तो किधर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और अभिलंब की ओर जब मुड़ जाएगी तो हमको ये पेंसिल या पेन या जो भी चीज़ें रखे हो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा, थोड़ा हमको ऐसे टेढ़ा दिखाई देगा, लगेगा कि टेढ़ा हो गया है। ये करके तुम लोग देखना, छोटे क्लासों के किताबों में भी आपको ये प्रैक्टिकल ऐसे बना के दिखाया हुआ है कि अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, हमको ये टेढ़ी दिखाई देती है। और क्या समझना है, एक रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, कुछ भी ले लो, उसको पानी में डाल दो और पानी में डाल के ऊपर से ऐसे देखो। तो जब ऊपर से देखोगे, मैं बोर्ड पर ही उसको बना के दिखाऊं, फिर इसको पढ़ दूंगा। मैं बोर्ड पे ही दिखा रहा हूं उसको। देखो, अपवर्तन का अनुप्रयोग जो समझा दिया वो तो समझा दिया, अपवर्तन का अनुप्रयोग। अब ये ग्लास में सिक्का वाला समझो कि एक गिलास पानी लिया, इसमें एक सिक्का डाल दिया, तली में जाके बैठ गया ये, लेकिन जब नेत्र से देखेंगे इसको हम तो प्रकाश यहाँ तक चल रही है वायु में, और उसके बाद ये प्रकाश मारेगी एंट्री इसमें, तो ये क्या होगा कि हमको ऐसा लगेगा कि सिक्का यहाँ है, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। इसको हम बोलेंगे ये वास्तविक गहराई है, ये यहाँ तक की गहराई को बोलेंगे वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई है, ये वास्तविक गहराई है, लेकिन हमको आभास होगा कि ये सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो यह आभासी गहराई करके कभी देखना घर पे, आभासी गहराई, वर्चुअल डेप्थ दिखाई देगा, आभासी गहराई। तो हम हाथ यहाँ ले जाके देखेंगे तो सिक्का दिख ही नहीं रहा है, और नीचे हाथ ले जाना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे हमको सिक्का मिलेगा। तो ये भी किसके होता है? अपवर्तन के कारण ही होता है। अपवर्तन के कारण ही हमको वास्तविक गहराई से आभासी गहराई थोड़ी कम प्रतीत होती है। वास्तविक गहराई से आभासी गहराई हमको कम प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण।
ये बात आपको दिमाग में आ गई। तारों का टिमटिमाना आपको बता दिया। तारों का टिमटिमाना, टिमटिमाना ये कैसे हुआ? ये ऐसे परतें हैं बहुत सी, सघन बिरल, यहाँ से आएंगे तो ये बिरल, फिर इससे आएगी तो ये और इससे थोड़ा सघन हो जाएगा, फिर ये थोड़ा सा उससे और सघन हो जाएगा, इससे और सघन ये हो जाएगा, इससे सघन ये और हो जाएगा। और यहाँ पर कोई व्यक्ति हैं, अब व्यक्ति तो दिख नहीं रहे हैं बट ठीक है। और इन व्यक्ति की आंखों को मैं निकाल के दिखा रहा हूँ जूम करके। ये देखो जूम कर दिया इनकी आंख को। इनके आंख में यहाँ तारा है, तारे से प्रकाश निर्वात में चलते चलते यहाँ आई तो अब क्या हो जाएगी? थोड़ा विरल माध्यम मतलब गैस कुछ मिला तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा अपना रास्ता बदलेगा, थोड़ा और आएगा यहाँ पे सघन में तो रास्ता बदलेगा, रास्ता बदलेगा, ऐसे करते करते आके आंखों में घुसेगा। तो हमको ऐसा लगेगा कि तारा क्या हो रहा है? टिमटिमा रहा है, जबकि तारा टिमटिमा नहीं रही है बल्कि ये सतत प्रकाश पैदा कर रहा है। ये सतत जैसे सूर्य प्रकाश पैदा करता है, सतत प्रकाश पैदा कर रहा है। इस अपवर्तन के कारण वातावरण, अगर ये वायुमंडल नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता तो हमको ये टिमटिमाता नहीं दिखाई देता। ध्यान रख लेना, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो और उलझ जाएंगे लोग, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर वायुमंडल नहीं है तो हमको प्रकाश तो दिखाई दे देगा। ध्यान रख लो, वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश, क्योंकि प्रकाश तो निर्वात में भी चलता है। ये वायुमंडल की परतों के कारण ये कहानी हो रही है, तारों का टिमटिमाना। बाकी मैंने पेंसिल का बता दिया कि पेन या पेंसिल गिलास में भरे जल में रखने पर, गिलास में भरे जल पर क्यों बोले? जल में रखने पर हल्का टेढ़ा दिखाई देंगे। हल्का टेढ़ा दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? समझा दिया अभी, दिखाई देते हैं। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पलों में हो गए और हमारे नोट्स में ऑलरेडी है, आप कहानी समझ गए हैं। तो एक बार मैं उसको पढ़ देता हूं जिससे कहीं कुछ नोट्स में आपको तकलीफ रहे। मछलियां भी यही रहेंगी कि आप जाके अगर साफ पानी है, मछली दिखाई दे रही, लगता है कि एकदम पास ही है मछली, लेकिन जब हाथ लगाते हैं तो वहाँ पे मछली है नहीं, नीचे है। वो आभासी गहराई हमेशा वास्तविक गहराई से कम होती है, या अपवर्तन के कारण। देखो पहला क्या है? जल से भरे किसी बर्तन अथवा किसी तालाब इत्यादि की पेंदी वास्तविक की अपेक्षा कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। अभी यही बताया। अगला, यदि जल से भरे बर्तन में कोई सिक्का डाल दिया जाए या फिर किसी जलाशय में जल के अंदर पड़ी हुई मछली, दोनों की ही आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। पानी में भरे कांच के गिलास में यदि नींबू डाल दिया जाए तो यह अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा। यह भी अपवर्तन के कारण। और ये क्यों? इसके भी कारण है कि क्यों, और भी थोड़ा सा डायग्राम बना के समझ सकते हैं, बट वो विशेष अध्ययन में जाएगा, वो हमारे काम का नहीं है। अगला, यदि किसी द्रव से भरे बर्तन में पेंसिल या अन्य कोई सीधी छड़ डाल दिया जाए तो वह टेढ़ी प्रतीत होगी। ये कुछ इसके। अगला, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले ही दिखाई देने लगता है। यह भी आप दिमाग में रख लेना कि सूर्य वास्तविक सूर्योदय नहीं हुआ है, उसके पहले ही थोड़ा थोड़ा हमको दिखाई देने लगता है अपवर्तन के कारण। और डूबने के बाद भी कुछ समय तक आपको उजाला दिखाई देता है, वो भी अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले ही दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त में लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि वास्तव में सूर्यास्त हो गया तो 2 मिनट तक अभी और हमको रोशनी दिखाई देगी अपवर्तन के कारण। अगला, वायुमंडल में भिन्न भिन्न घनत्व की परतें पाई जाती हैं। अभी बताया, रात्रि के समय जब तारों का प्रकाश पृथ्वी की ओर आता है तो यह वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा अपवर्तित होता है। कई बार अपवर्तित होता है, जितनी परतें, एक परतों में भी कहीं ज़्यादा कहीं कम। अतः पृथ्वी से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। इस तरीके से इसका प्रयोग हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और 2 घंटे की क्लास हो गई है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जब भी 2 घंटे की क्लास हो जाएगी तो हम होल्ड रख देंगे और नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आपके समझने की क्षमता को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका भी समझने की एक क्षमता है। पहली बात कि आप ऑफलाइन क्लास लिए हैं अब तक, ऑफलाइन क्लास में आप 1 घंटे की क्लास रहती है, और उस 1 घंटे की क्लास में भी 15 मिनट 20 मिनट हट जाता है, तो आप 40 मिनट 30 मिनट की क्लास लेने के अभ्यस्त हैं। हालांकि अब तक तो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो यहाँ हो गए हैं। यहाँ क्लास 2 घंटे की है तो धीरे धीरे अभ्यस्त होंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो एक्स्ट्रा भी ज़्यादा भी होगा। तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास यहाँ लिखूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो संभवतः आज ही रात को होगी नेक्स्ट क्लास, क्योंकि 9:30 बजे से लगभग 1.5-2 घंटे तक तो चलेगी। यूट्यूब पर जो एजेंडा @75 जो सीरीज शुरू किए हैं उसमें संघवाद का, आज संघवाद और इसके प्रकार का आज लास्ट टॉपिक होगा। तो उसको ख़त्म होने के बाद जैसी स्थिति बनेगी तुरंत मैं आपको नोटिफिकेशन डालूंगा और फिर क्लास शुरू होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हालांकि ये बहुत छोटी बात है, अगर इतनी बात समझ गए हैं आप तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप इतनी बात समझ गए हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हालांकि है ये अपवर्तन, परावर्तन है नहीं। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका बड़ा यूज है लाइफ में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये पढ़ेंगे। और परावर्तन से जुड़ी सारी बातें खत्म करके हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ, अपने लेंस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम लेंस पर पहुंच जाएंगे, लेंस की बेसिक बातें कर लेंगे। संभवतः शायद ये और लेंस दोनों ही एक बार में ख़त्म हो जाए, और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा मैटर पढ़ाना है वो बच जाएगा, तो एक लेक्चर उस पर लगेगा। कोई आया है टॉपिक, क्वेश्चन देख लेते हैं। सर 12 से 2 भी रखेंगे तो भी चल जाएगा। हाँ, रात्रि निशाचर तो हो ही गए हैं अपन। खैर मुझे तो सुबह भी क्लास लेनी रहती है, लेकिन ठीक है कर लेंगे क्लास। अभी इतना आप लोग रिवाइज करें, इतनी बात को फिर से देखें, पढ़ें, नोट्स भी पढ़ें, और फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के क्लास के लिए, इस क्लास के लिए इतना ही। सबको जप नाम, थैंक यू।